हमारे पास एथिकल प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे, इसमें एक था जस्टिस। जस्टिस का मतलब ये है कि हम पेशेंट के हॉस्पिटल में जो भी हम केयर करते हैं, इसमें हम कोशिश करेंगे कि सब पेशेंट के साथ वी विल डू जस्टिस लाइक फेयरनेस टू डिस्ट्रीब्यूट केयर इवनली। हम सबके साथ जो है ना इवनली, मतलब सबके साथ इक्वली हम केयर देंगे। जिस पेशेंट को मतलब आपने मेडिसिन दिया, ठीक है, तो दूसरे पेशेंट का मेडिसिन मिस नहीं होना चाहिए। जिस पेशेंट को आपने कोई हाइजीन केयर दिया, तो दूसरे पेशेंट को हाइजीन केयर की जरूरत है, वो भी मिस नहीं होना चाहिए। टू एडमिनिस्ट्रेट केयर फेयरली, टू बी जस्ट एंड इक्विटेबल। सबके साथ जो है ना इक्वल करेंगे। यहाँ पे उसने तराजू दी है, इसका मतलब ये है कि हर पेशेंट्स की केयर आपने इक्वली ही देनी है, इसको कहते हैं जस्टिस। सेकंड हमारे पास है बेनिफिसेंस। बेनिफिसेंस का मतलब ये है कि हमने दूसरे को फायदा देना है, डूइंग गुड, डूइंग द राइट थिंग फॉर द राइट क्लाइंट। अब इसमें मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं, आपने किसी पेशेंट्स को मेडिसिन देनी है, तो आप ठीक मेडिसिन दो, इसको कहते हैं बेनिफिसेंस। अगर आप किसी को मेडिसिन तो दे रहे हैं, लेकिन आप ओवरडोज कर रहे हैं या आप गलत डोज कर रहे हैं, तो ये बेनिफिसेंस में नहीं आएगा। तो डूइंग द राइट थिंग्स फॉर द क्लाइंट। और आप जिस मेडिसिन जिस पेशेंट को दे रहे हैं, तो आपने, हम जो अक्सर बोलते हैं ना कि 5 राइट्स बोलते हैं, तो इसमें 5 टाइम भी देखना, आपने पेशेंट्स को भी आइडेंटिफाई करना कि राइट पेशेंट है या नहीं है, राइट रूट यूज करते हैं नहीं करते, इसको हम कहते हैं डूइंग गुड या डूइंग द राइट थिंग फॉर द क्लाइंट, इसको कहते हैं बेनिफिसेंस। सेकंड हमारा थर्ड हमारे पास है नॉन मेलिफिसेंस। नॉन मेलिफिसेंस मतलब ये है कि डूइंग नो हार्म, किसी को जो है ना नुकसान नहीं देना, किसी पेशेंट को नुकसान नहीं देना। नो इंटेंशनल हार्म, किसी को जानबूझकर भी नुकसान नहीं देनी। नो अनइंटेंशनल हार्म, किसी को जानबूझकर, और दूसरा जो है ना आपको, मतलब बाय मिस्टेक भी गलती हो जाती है ना अनइंटेंशनल, तो अनइंटेंशनल भी गलती नहीं करनी। मतलब आपने इतना केयरफुल रहना है अपने पेशेंट्स के साथ कि आपसे, मतलब जानबूझकर तो गलती करना तो वो तो बिल्कुल गलत है, लेकिन आप ना चाहते हुए भी गलती हो जाती है अनइंटेंशनल, वो भी सही नहीं है, इसलिए नॉन बेनिफिशियस। अकाउंटेबिलिटी क्या है? एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस। जो आपको एक्शन दिया गया है, आप इसके अकाउंटेबल होंगे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर लूंगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि जो टास्क मैंने किसी एलपीएन को दे दिया या यूएनए को मैंने दे दिया, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना टास्क पूरा कर ले। लेकिन आप इसके लिए अकाउंटेबल कौन है? आरएन इसका अकाउंटेबल है, क्योंकि वो फॉलो अप करनी है कि क्या मेरे एलपीएन ने या यूएनए जो असिस्टेंट नर्स है, उन्होंने वो टास्क पूरा किया या नहीं किया। अगर वो कोई गलती करता है तो किससे पूछा जाएगा? आरएन से पूछा जाएगा। सो इट्स मीन्स आरएन इज अकाउंटेबल टू एलपीएन एंड यूएनए। इसलिए अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे रहे हैं, आप इसके लिए अकाउंटेबल होंगे। रिस्पॉन्सिबल फॉर योर नर्सिंग केयर, रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन एंड एक्सेप्ट द कंसिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शन। जो भी कुछ होता है, आप इसके जो है ना रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल होंगे। अब हमारे पास है फिडेलिटी, कीपिंग योर प्रोमिस, फेथफुल, ट्रू टू प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिडेलिटी का मतलब ये है कि आप बिल्कुल किसी के साथ जो है ना वफादार होंगे। आपने जो प्रॉमिस किया, वो प्रॉमिस आपने पूरा करना है। अगर आपने किसी पेशेंट को बोला कि मैंने 2 बजे आपका ये टास्क करना है, आप 2 बजे ही उसका टास्क पूरा करेंगे। अगर आप 2 बजे नहीं गए उनके पास, सो यू आर नॉट फिडेलिटी टू योर पेशेंट। जो भी आप बात है, आप पेशेंट के साथ ओपनली शेयर करेंगे, क्योंकि आपने उसके साथ एक ट्रस्ट बिल्डअप करनी है, ट्रस्ट वर्थी रिलेशन आपने उसके साथ करनी है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हमारी फिडेलिटी। ऑटोनॉमी क्या है? ऑटोनॉमी ये है द नर्स एक्सेप्ट द क्लाइंट इज यूनिक पर्सन हु हैज द इनेट राइट टू हैव देयर ओन ओपिनियन, पर्सपेक्टिव, वैल्यूज एंड बिलीफ। हर पेशेंट की अपनी ही जो है यूनिक पर्सन है, उसके अपने ही राइट्स है, उसके अपनी ही ओपिनियंस है, राय है, उसके अपने ही परस्पेक्शंस है, वैल्यूज है, बिलीफ है, रिलीजियस बिलीफ हो सकता है, कल्चरल बिलीफ हो सकते हैं। तो अगर कोई पेशेंट ड्यूरिंग केयर कोई चीज मना करती है, तो ही हैज द राइट, शी हैज द राइट, ठीक है, वो मना कर सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं बता दूं, कुछ कुछ ऐसे कास्ट वाले लोग हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यहूदी है मेरे ख्याल में, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं लगाते। तो उन लोगों के लिए जो है ना, वो उनकी राइट है कि वो, आप यूँ नहीं कह सकते कि आपका बीपी जो है ना वो डाउन हो रही है, 6 पे आ गई है, आप जो है ना एनेमिक हो रही है और आप डे हो जाएंगे इससे। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने ये नहीं लगानी है, आपने नहीं लगाया। अगर वो कोई भी केयर रिफ्यूज कर रहे हैं, तो ही हैज द अथॉरिटी एंड राइट टू रिफ्यूज। encourage the client to make their own decision। क्लियर हो गया? नो जजमेंट आर कोएर्सिशन। नो जजमेंट मतलब किसी को जज नहीं करने की, अगर आप ये काम नहीं करेंगे, आपके साथ ये गलत होगा।
आपने ये उसको बोलना भी नहीं है, बस उसने रिफ्यूज कर दिया तो आप उसको ओके कर दें। और कोर्सेशन का मतलब ये है कि किसी को फोर्स नहीं करना कि नहीं आप ये करो, अगर आप नहीं करेंगे तो ये ऐसा होगा, आपने करना ही होगा, आप हॉस्पिटल में आए हैं, आपको मेडिसिन लेना होगा, वरना आप हॉस्पिटल में क्यों आए, फिर आप कर चले जाए। इस तरह आपने किसी को फोर्स नहीं करना है, किसी को डांटना नहीं है, ये उसकी ऑटोनॉमी है। द क्लाइंट हैज द राइट टू रिफ्यूज इन ऑल ट्रीटमेंट, सब ट्रीटमेंट से वो रिफ्यूज कर सकते हैं। कोई पेशेंट कहते हैं मैंने हॉस्पिटल से जाना है, लामा हो सकते हैं, ठीक है, वो इसका राइट है कि वो बिल्कुल लामा हो जाए और वो घर चले जाए। तो ये इसकी ऑटोनॉमी जो है ना, ऑटोनॉमी आपने रिफ्यूज नहीं करनी। व्हाट इज वेरासिटी? टेलिंग द ट्रूथ। आपने पेशेंट के साथ बिल्कुल वेरासिटी होना है, आपने पेशेंट को बताना है जो सच है। लेट सपोज मैं अगर एग्जांपल बता दूं कि अगर पेशेंट को कोई कैंसर है, स्टेज 3 है, पेशेंट आपसे पूछे मुझे क्या मसला है, आपने ये नहीं कहना कि आप बस थोड़ा सा बीमार हैं, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे, ऑपरेशन फर्स्ट होप कभी नहीं देना आप किसी को भी। यू शुड नॉट प्रोवाइड फर्स्ट होप टू एनी पेशेंट। आपने बिल्कुल ट्रूथ बोलना है कि आपको कैंसर है और स्टेज 3 है। बेशक उसको वो बात जो है ना बहुत परेशान करेगा, डिसअपॉइंट करेगा, लेकिन ये उसके राइट है कि आप उनको बता दें। मस्ट बी कंप्लीटली ट्रूथफुल विद द योर क्लाइंट्स, यू मे नॉट विदहोल्ड एनी पार्ट ऑफ द ट्रूथ फ्रॉम योर क्लाइंट्स। कोई भी चीज आप पेशेंट से विदहोल्ड नहीं कर सकते, छुपा नहीं सकते। कोई मेडिसिन वो ले रहे और वो मेडिसिन ऐसी है कि मतलब हाई रिस्क है या जो भी है, आप उसको ये कह सकते हैं। ये तो खैर अक्सर हम समटाइम पेशेंट के पास जाते हैं, पेशेंट पूछते हैं किस चीज की मेडिसिन है, तो हम अक्सर नहीं बोलते, हम कहते हैं नहीं ये तो वैसे दर्द की मेडिसिन है, आप इससे आराम हो जाएगी, आप नींद हो जाएगी, ये बहुत अच्छी है। लेकिन हकीकत में जैसे भी होती है उसको नहीं पता, या किसी भी मेडिसिन के एडवर्स इफेक्ट होता है, तो आपने पेशेंट को बताना है कि ये मेडिसिन के इसके ये नुकसानात हैं, हम आपको लगाने जा रहे हैं, तो ये इसका, तो आपने बिल्कुल साफ बोलना है। ये नहीं छुपाना कि आप उसके एडवर्स इफेक्ट ना बोले, या जो भी मेडिसिन होते हैं उसके जो है ना लाजिमी फायदे भी होते हैं लेकिन नुकसान भी होते हैं, तो आप फायदा बताए और नुकसान ना बताए, तो ये आप वेरासिटी नहीं कर। जैसे इंक्लूड व्हेन एक्सक्यूज न्यूज। मी सर। यस यस। सर वरासिटी में आपने कहा कि पेशेंट को कंप्लीट ट्रूथ बताना है। यस अच्छा, कुछ हॉस्पिटल में फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने शौकत खाना में काम किया है, वी यूज्ड टू हैव कैंसर पेशेंट्स। तो यस कुछ पेशेंट्स के अटेंडेंट्स या रिलेटिव्स चाहते नहीं थे कि पेशेंट को हम बताएं। यस। तो सर इसमें फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि पेशेंट की वरासिटी का हमने मेंटेन हाँ रखनी है या बिल्कुल बिल्कुल आपने, रिलेटिव्स की। लेकिन नहीं, लेकिन आपने पेशेंस के देखना है। यहाँ जो यूएसए का प्रोटोकॉल है, जहां तक मैंने पढ़ा है, यहाँ पे हमारे पास मजहर मलिक है जो इंटेलेक्स आर एन पास है, वो भी साथ में जवाब देगा शायद, अगर मैं इनकरेक्ट हूँ वो मुझे करेक्ट कर ले। पेशेंट्स के आपने देखने हैं। आपने आपने रिलेटिव की बात नहीं माननी। अगर रिलेटिव कह रहे हैं कि आप उनको ना बताए, दिस इज नॉट अ वेरासिटी। वेरासिटी इज दिस, द पेशेंट, यू हैव टू कम्युनिकेट विद योर पेशेंट। इवन कि अगर पेशेंट कहता है कि आप फैमिली को मेरा डिजीज ना बताए, तो आपने फिर भी पेशेंट का मानना है और फैमिली का नहीं मानना। यू अंडरस्टैंड माई? ठीक है, तो मजहर भाई आप इसमें बता दें कि एम आई राइट? शायद मजहर किसी। सर जी जी जी। सर अगर हम पेशेंट से जो है ना, अगर हम उसके रिलेटिव्स के कहने पे अगर पेशेंट से झूठ बोल देंगे कि नहीं आप ठीक हो जाएंगे, या हम उसे एक होप दे देंगे हाँ। जैसा कि नहीं है, ठीक है, यस यस। जबकि तो वो भी फिर उसका फिर मेडिकल के और नर्स के साथ रिलेशनशिप भी खराब हो जाएगा, और ट्रस्ट इशू भी होगा, और वो फिर ट्रस्ट नहीं किसी भी चीज पे कर सकेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने पेशेंट के साथ सिंसियर होना है, बेशक आप रिलेटिव के साथ अनसिंसियर। पेशेंट के साथ अनसिंसियर बिल्कुल नहीं होना। पेशेंट जो बोलेंगे आपने वो करना ही है, चाहे वो पेशेंट, मैंने आपको बोला ना ऊपर कि पेशेंट रिफ्यूज भी कर सकते हैं, व्हाट इज ऑटोनॉमी। फिर अगर आपने लेट सपोज आपने इसको बोला कि आपको 3rd स्टेज कैंसर है, वो कहता है कि मैंने यहाँ इलाज नहीं करी, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, बोल लेते हैं, इसका अटॉर्नी भी है, लेकिन आपने ट्रुथ बोलना है। अगर पेशेंट कह रहा है कि मेरे डिजीज के हवाले से मेरे फैमिली मेंबर को इसको बताना है, इसको नहीं बताना, तो आपने ये भी फॉलो करनी है। ये भी आपके एथिकल प्रिंसिपल में आता है कि आपने पेशेंट्स का मानना है, आपने रिलेटिव का नहीं मानना। यू पीपल अंडरस्टैंड? ठीक है। आप बेशक ये चीज आप किसी और से भी पूछ ले, लेकिन जहां तक मैं बता रहा हूँ यही मुझे क्लियर है यस सर, यू कि आर राइट। यस यस सर, पेशेंट। यू आर राइट। यस। ठीक है, आगे जाते हैं। एक इंक्लेक्स क्वेश्चंस है, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, ठीक है। व्हाट इज द एथिकल प्रिंसिपल बिलो इज एक्यूरेटली पेयर विद द वे द एथिकल प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू नर्सिंग प्रैक्टिस। अब बेनिफिशियंस को लिखा है कि डूइंग नो हार्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नर्सिंग केयर। क्या ये ठीक है? कोई भी बता दे, ठीक है या गलत है। रुखसाना आप बता दे, चलो मुझे आपका नाम याद है। रॉन्ग।
सर Wrong. डूइंग गुड है सर ये ये सही रंग। नहीं है। ठीक है, ये क्यों सही नहीं है? सर क्योंकि इसने कहा है कि ड्यूरिंग द नर्सिंग कोर्स, उसने ये नहीं कहा कि आपने अपनी जॉब में ही इस चीज को रखना है, कि जो हाँ, है ना और आपने इसे एक अपना वो अहद बना लेना है कि मैंने पेशेंट को कोई हार्म नहीं देना, मैंने और उसके फायदे के लिए ही सब कुछ करना है। एग्जैक्टली और दूसरी बात यह है कि नॉन मेलेफिसेंस हमने पढ़ा कि डूइंग नो हार्म टू द पेशेंट्स, ठीक है। तो अब वो नॉन मेलेफिसेंस आते हैं, बेनिफिसेंस में हम हमें आएगा कि हमने उनको डूइंग गुड थिंग्स विद द राइट ऑफ द पेशेंट इन द राइट टाइम, ठीक है। जस्टिस में क्या कहते हैं? द ऑब्लिगेशन टू बी फेयर, इक्वली डिवाइडिंग टाइम एंड अदर रिसोर्सेज अमंग अ ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स, ये ठीक है? सर ये करेक्ट है। सही है, ये करेक्ट है। अच्छा, तो फिर वेरासिटी क्या है? फुल आंसरिंग द क्लाइंट्स क्वेश्चन विदाउट एनी विदहोल्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये भी करेक्ट सर है। सर बी रॉन्ग है, क्योंकि जस्टिस में ये होता है कि आपने इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हाँ, करनी होती। यही तो पॉइंट है। एग्लेक्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप देखो ना, एक बंदे ने बोला कि ठीक है, और आपने उसको करेक्ट कर दिया कि इसने आगे क्वेश्चन इक्वली डिवाइडिंग टाइम एंड अदर रिसोर्स। मैंने कल एक बात की थी कि हमारे एग्लेक्स में अदर पोर्शन ठीक होता है, अदर पोर्शन अक्सर गलत होता है। द ऑब्लिगेशन टू बी फेयर, यहाँ पे जस्टिस ठीक है, लेकिन इक्वली डिवाइडिंग टाइम एंड अदर रिसोर्स एमंग अ ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स, एमंग अ ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स वाला बात गलत है। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पर या फॉर पॉइंट, एवरी इंडिविजुअल है ना हाँ, ये, एमंग अ नॉट ग्रुप फॉर अ ऑफ, नहीं, स्पेसिफिक एमंग अ ग्रुप ग्रुप ऑफ ऑफ क्लाइंट्स क्लाइंट्स। नहीं बोलना चाहिए था, एमंग अ ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स, यहाँ पॉइंट गलत था जिसको जस्टिस वेरीफाई नहीं करता। ठीक हो गया? अच्छा, वेरासिटी में फुल आंसरिंग द क्लाइंट्स क्वेश्चन विदाउट एनी विदहोल्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, बिल्कुल ठीक है। फिडेलिटी में क्या कहते हैं? आप होल्डिंग द अमेरिकन नर्स एसोसिएशन कोड ऑफ, आप होल्डिंग तो नहीं कर सकते ना, कभी भी आप होल्डिंग कर, आप अमेरिकन नर्स एसोसिएशन की जो कोड ऑफ एथिक्स है आप उसको देंगे। तो आपके पास आंसर क्या हो गया? सी। द करेक्ट आंसर सी इज इज सी। द राइट आंसर। हाँ, अब हम अगर रेशनल पढ़े, लेट्स सपोज रेशनल पढ़ते हैं, रेशनल में हमने बी पढ़ा था ना, बी इज एन करेक्ट, क्यों? जस्टिस इज फेयरनेस, ये तो सही था। नर्स मस्ट बी फेयर व्हेन दे डिस्ट्रीब्यूट केयर एंड रिसोर्सेज इक्विटेबली व्हिच इज नॉट ऑलवेज इक्वली अमंग ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स, ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स में कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। मसलन कुछ पेशेंट है वो कैंसर के है, कुछ पेशेंट है वो किसी और डिजीज के साथ है, तो हर डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट केयर होते हैं, आप हर जगह पे इक्वलिटी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ आपका मेन पॉइंट था कि आप कर सकते, आपने इक्वलिटी करनी है केयर ऑफ नर्सिंग में, लेकिन अमंग द ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट क्लाइंट्स के ग्रुप्स डिफरेंट डिजीज के साथ होंगे, डिफरेंट केयर ऑफ नर्सिंग होगी, तो आप ये बिल्कुल इस तरह नहीं कर सकते, ठीक है। तो इससे हमारा पास आप आंसर। अच्छा, यहां तक सब कुछ क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बता दें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, लीगल कंसेशन। रोसाना क्लियर? सर यस सर, फाइनल इट्स फिडिलिटी क्लियर। का, यस यस, सर हाँ। फाइनल फिडिलिटी का दोबारा बता दूंगी, मेरा ना नेट पे इश्यू था। ठीक है, तो क्या बता दो दोबारा? सर फिडिलिटी के बारे अच्छा, फिडेलिटी के टॉपिक पे दोबारा जाते हैं, कोई इशू नहीं है। दिस इज अ फिडेलिटी, कीपिंग योर प्रोमिसेस फेथफुल ट्रू टू प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटी। कीपिंग योर प्रॉमिस मतलब ये कि जो भी पेशेंट को आपने कोई बात बताई कि मैंने ये काम करनी है, तो आपने वो काम उस टाइम पे करनी है, इसको कहते हैं कीप योर प्रॉमिस। अगर किसी पेशेंट ने कहा कि मेरे पेरेंट्स को मेरे डिजीज के बारे में नहीं बताना, तो ये आपकी फिडेलिटी में आता है, ठीक है। यू शुड बी फिडेलिटी टू योर पेशेंट। पेशेंट कहते हैं कि आपने ये काम करना है तो आपने वो काम करनी है, आप बिल्कुल पेशेंट कहते हैं आपने ये काम नहीं करनी तो आपने नहीं करना। दिस इज कॉल्ड फिडेलिटी। ट्रू टू प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो आपको प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल चुका है वो भी आपने पूरा करनी है, ठीक है। फेयरफुल होना है, प्रोफेशनल के साथ रिस्पॉन्सिबल होना है, जो प्रॉमिस की है, जो ट्रस्ट रिलेशनशिप है पेशेंट के साथ, आपने उसको कायम करनी है। दिस इज कॉल्ड फिडेलिटी, ठीक है। इसमें जो उन्होंने एक्सप्लेन किया ना व्हाट इज फिडेलिटी, ये जो रेशनल में कह रहा है, तो फिडेलिटी इज द ड्यूटी टू कीप प्रोमिसिंग फेथफुल, ठीक हो गया। जो भी पेशेंट जिसने लकीर मारी है, प्लीज मैं में। इसको रिक्वेस्ट करूँ वो लकीर खत्म कर दें, मुझे यहाँ से खत्म करना नहीं आता, और प्लीज इस तरह ना करें। मैं इसमें पता नहीं सीटिंग में मैं कर रहा था कि ये चीजें खत्म हो जाए, वरना मुझे लगा जहाँ जो जिसका नाम यहाँ पे आएगा मैं इसको ग्रुप से रिमूव कर दूं। जिसने लकीर मारी है उसको बोलो कि खत्म कर दे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लीगल कंसेप्ट, एडवांस डायरेक्टिव एंड लिविंग वेल। व्हाट इज एडवांस डायरेक्टिव? किसी को पता है एडवांस डायरेक्टिव क्या है? कोई भी among the group? सर ये ना मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए होता है, डिसीजन लेना होता है बिफोर
के मेडिकल ट्रीटमेंट की एक्चुअल में नीड हो। तो ये जी एडवांस डायरेक्टिव में हमारे पास दो आ जाते हैं, फ्री लिविंग, एक लिविंग विल में होता है, पावर ऑफ अटर्नी। लिविंग विल में ये आता है कि टर्मिनली इन अभी आप हुए नहीं है, लेकिन इससे पहले आप बता देते हैं कि आप मेडिकली क्या सर्विसेज चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। और पावर ऑफ अटर्नी में ये होता है कि ना आप जो है ना अपनी जगह पे किसी और बंदे को लाइक प्रॉक्सी के तौर पे रखते हैं कि वो आपकी एग्जैक्टली जगह पे कुछ कर एग्जैक्टली ले, जैसे बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया। अभी हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं क्या कहते हैं। एडवांस डायरेक्टिव इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन समवन प्रिपेयर इन एडवांस ऑफ इल हेल्थ दैट डिटरमाइन हिज हेल्थ केयर विशेस। आपने बिल्कुल एडवांस में ये चीज करनी है, एडवांस डायरेक्टिव लेनी है। लेट सपोज आपके पास हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट हो गया, आपने इसके एडवांस डायरेक्टिव देखनी है कि ये फ्यूचर में क्या चाहते हैं। लेट सपोज अगर ये पेशेंट कोमा में चला जाए, इसका जीसीएस लेवल ड्रॉप हो जाए, वो अपने डिसीजन खुद नहीं कर पाते, तो उसका पहले से लिविंग विल देख लो कि वो चाहता क्या है। Living will one of the example of advanced directive. Like one type of advanced directive that become effective when person is terminally ill. ये तब इफेक्टिव हो जाते हैं, इफेक्टिव तब हो जाते हैं, देते हैं पहले से लेकिन इफेक्टिव तब हो जाते हैं जब पेशेंट टर्मिनली इल हो जाए या वो उस टाइम अपना डिसीजन खुद नहीं ले पा सकता। ठीक है, ये है लिविंग विल। लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट्स में आपके इन्फॉर्म कंसर्न हो गया। ठीक है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपकी हिस्ट्री सारा कुछ लिखा हो, ये आपकी लीगल डॉक्यूमेंट्स है। तो वो लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके एडवांस डायरेक्टिव में आता है। प्रिपेयर फॉर व्हेन द क्लाइंट इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट देयर ओन विशेस। उस टाइम आपने प्रिपेयर करनी है वो डॉक्यूमेंट्स या वो एडवांस डायरेक्टिव जब आप बोलेंगे कि पेशेंट फिर अपना चॉइस नहीं दे सकता, कम्युनिकेट नहीं कर सकता कि मुझे मसलन डीएनआर करना है या नहीं करना, मुझे ये ट्रीटमेंट करना है या मुझे आप आईसीयू में लेट सपोज वेंटिलेटर पे डालना है या नहीं डालना। ठीक है, ये चीजें जो है ना आपकी लिविंग विल में आएगा। कैन स्पेसिफाई डीएनआर फुल कोड और स्पेसिफिक इंटरवेंशन। तो ये आपने स्पेसिफाई करनी है, आप डीएनआर है, डू नॉट स्टेट में है या फुल कोड में है या स्पेसिफिक इंटरवेंशन लेना चाहते हैं। लेट सपोज कोई पेशेंट कहते हैं कि या कोई पावर ऑफ अटॉर्नी में अगर हम जाए तो उसके रिलेटिव कहते हैं कि उसको सिर्फ और सिर्फ आपने मेडिसिन देनी है, बाकी आपने उसको वेंटिलेटर भी नहीं डालना या आपने उनको जो है ना सीपीआर नहीं करना। तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी में होगा लेकिन वो स्पेसिफिक डिफाइन कर लेगा एक चीज को। तो यहाँ पे जो लिविंग विल है वो पेशेंट खुद सेट करेगा। और आगे जाते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी पे, उसमें जो पेशेंट जो है ना वो कहता है कि लेट सपोज मेरा ब्रदर या मेरा या वाइफ है तो वाइफ कहते हैं कि मेरा हस्बैंड, या हस्बैंड कहते हैं कि मेरी वाइफ, या कोई भी ऐसा क्लोज रिलेटिव वो डिसीजन लेते हैं कि हाँ आप जो है ना मेरे बिहार पे डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा, गुड टू नो इफ समवन इन इमरजेंसी ट्रीटमेंट आर लीगली ओब्लिगेटेड टू प्रोवाइड इमरजेंसी केयर टू क्लाइंट रिगार्डलेस ऑफ एडवांस डायरेक्टिव स्टेटस। लेट सपोज कोई पेशेंट इमरजेंसी में आ गया without regardless of advanced directive में है, उसके साथ क्या होगा? If the client is brought to the hospital, physician will evaluate the client and implement the advanced directive if necessary। तो इस टाइम में एडवांस डायरेक्टिव आपकी फिजिशियन इवैल्यूएट करेगा। और ये रूल्स है कि दो फिजिशियन जो है ना वो एडवांस डायरेक्टिव इवैल्यूएट कर सकते हैं। while some state do not honor advanced directive from another state, other do not। ये यूएसए के स्टेट की बात करें कि यूएस में कुछ स्टेट जो है ना एक फॉलो करते हैं तो दूसरा नहीं फॉलो करता, तो हर स्टेट का डिफरेंट जो है ना आपके एडवांस डायरेक्टिव होता है। इट इज एसेंशियल फॉर एनीवन हु इज मूविंग टू अ न्यू स्टेट। किसी नए स्टेट जाना चाहते हैं तो परमानेंटली या टेम्पररी to update their advanced directive to their original state in which they will reside। जहां पे वो रहते हैं उस हिसाब से एडवांस डायरेक्टिव वो सेट करेगा। एडवांस सर डायरेक्टिव इसमें यस यस एक्सक्यूज मी सर, सर इसमें मुझे एक चीज क्लियर कर दें कि ये डायरेक्टिव्स जो हैं ये अडल्ट के लिए हैं, व्हाट अबाउट चिल्ड्रन? चिल्ड्रन के उस लिए डिफरेंट। मामले में हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, चिल्ड्रन के लिए जो बच्चा खुद अपने डिसीजन नहीं ले सकता इसके बिहार पे पावर ऑफ अटॉर्नी होगा। मतलब पेरेंट्स होंगे, अगर बच्चे इसके पेरेंट्स पावर ऑफ अटॉर्नी है। क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, एडवांस डायरेक्टिव डू नॉट एक्सपायर। एडवांस डायरेक्टिव जो हमारे हाँ पास है ना वो मतलब एक्सपायर नहीं होता। मतलब भाई इसमें मतलब भाई इसमें ऐसा है कि वो माइनर्स कहलाते हैं ना। हाँ जो हाँ माइनर्स होते हैं 18 साल से जो कम उम्र के होते हैं, यस उनके लिए उनके डिसीजन मेकर्स जो है ना उनके पेरेंट्स होते हैं, राइट। यस तो यस वो जो है ना उनके लिए डिसीजन लेते हैं। वो खुद बच्चा, जाहिर सी बात है कि छोटा है, माइनर। उनके वहाँ को 18 ईयर्स से कम वालों को माइनर कहते हैं। तो 18 साल से कम उम्र जो भी होता है उससे वो माइनर में शामिल करते हैं। और उनके डिसीजन जो डिसीजन मेकर्स जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो और करते हैं ये मजहर भाई चीज़। ये भी उनको बता दे कि माइनर में कौन कौन से लोग आते हैं। हाँ, माइनर्स में ये जिनकी एज जो है ना 18 से कम होगी, या फिर उसके अलावा जो मेंटली डिसेबल्ड होंगे, हाँ कोई एग्जैक्टली साइकेट्रिक पेशेंट्स होंगे, यस। वो भी जो हैं उनके, वो भी खुद से डिसीजन नहीं ले सकते। तो उनके भी डिसीजंस जो हैं उनके एल्डर्स या उनके पेरेंट्स जो हैं, जो भी जिसमें भी जिसको आपने नाम नॉमिनेट किया हुआ है,
तो वो उसके लिए डिसीजन लेंगे, वो खुद से अपना डिसीजन लेने के काबिल नहीं होते ना। जो इस बंदा वजह से जो वो बंदा डिसीजन लेने में कॉम्पिटेंट नहीं है, वो मतलब अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता है, आपको लग रहा है कि अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकते, तो उसके बिहाफ पे जो दूसरा डिसीजन लेगा, तो हम उसके लिए फिर पावर ऑफ अटर्नी यूज करते हैं और उसको हम माइनर में कंसिडर कर सकते हैं। If there is no one available to make medical decision for a client who appear incapable of doing so, two physicians must evaluate the client and make recommended regarding the client's decision making ability. ये हमने पहले भी बताया कि जो पेशेंट लगता है कि वो केपेबल नहीं है कि वो डिसीजन खुद ले, तो फिर दो फिजिशियन जो है ना वो इवालुएट करके एक डिसीजन ले सकते हैं। अब हमने जो पावर ऑफ अटॉर्नी की बात की थी, मेडिकल पावर ऑफ अटॉर्नी, वो क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट्स में यूज होता है डिजिग्नेटेड अ स्पेसिफिक पर्सन टू मेक मेडिकल डिसीजन फॉर द क्लाइंट शुड दे बी अनेबल टू मेक देयर ओन डिसीजन। जो बंदा खुद डिसीजन नहीं ले सकता, उसके लिए फिर आपका जो पेरेंट्स है या जो भी आप डिजिग्नेट करते हैं कुछ पर्सन को, उसको कहते हैं मेडिकल पावर ऑफ अटॉर्नी। इफ द क्लाइंट डज नॉट हैव अ मेडिकल पावर ऑफ अटॉर्नी, अगर कोई मेडिकल पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है, सपोज कोई रिलेटिव नहीं है, कोई भी नहीं है जो उसको बिहार पे डिसीजन ले सके, तो लॉज वेरी स्टेट बाय स्टेट ऑन विच द डिसीजन गोज टू। तो फिर एक हर स्टेट की जो है ना अपने लॉज है। लेट्स सपोज कि जिसका पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है, तो वो स्टेट क्या लॉ इंप्लीमेंट करती है, तो वो डिसीजन फिर वही पे जाती है। ठीक है। अच्छा, फेडरल लॉज टू नो। अब ये फेडरल लॉ है, ये हमने जानना है कि ये क्या है। व्हाट इज हैपा? हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। ये क्या चीज है? इसको कहते हैं प्रोटेक्ट द क्लाइंट्स हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड मेडिकल रिकॉर्ड विद द स्पेसिफिक रूल्स अबाउट शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन। पेशेंट की जो भी मेडिकल इंफॉर्मेशन है, आपने इसके रिकॉर्ड को छुपा के रखना है और किसी के साथ शेयर नहीं करना एक्सेप्ट पेशेंट जो कहे। लेट सपोज आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और आपकी लॉग इन आईडी होगी, किसी पेशेंट को आप मेडिसिन दे रहे हैं, कोई हिस्ट्री कोई नर्सिंग नोट्स डाल रहे हैं, ठीक है, तो आप ऐसी जगह पे आप अपना कंप्यूटर रख के कि दूसरा बंदा वो रीड ना कर सके, दूसरा पर्सन जो इसके डोमेन में नहीं आता। लेट सपोज के डोमेन में वही बंदा है जो कंसर्न नर्स होगा। मसलन ये पेशेंट मेरे साथ है तो मैं इसको अप्रोच कर सकता हूँ, किसी डॉक्टर के पास ये पेशेंट है तो वो डॉक्टर अप्रोच कर सकता है। इससे इसके अलावा कोई और डॉक्टर आ जाए जो पेशेंट इनको असाइन नहीं है, इसके डोमेन में नहीं आता, तो उस डॉक्टर को भी आपने इस पेशेंट की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। दिस इज कॉल्ड हेपा। ठीक है। या किसी और नर्स जो है ना वो भी आपके पेशेंट की हिस्ट्री या आपके पेशेंट की कोई भी रिकॉर्ड चेक नहीं कर सकता। या कोई भी आपके नर्सिंग स्टूडेंट जाता है हॉस्पिटल में, तो किसी भी पेशेंट्स का रिकॉर्ड वो चेक नहीं कर सकता विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट जो है परमिशन। ठीक हो गया? इसको कहते हैं हेपा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। जो भी इंफॉर्मेशन है जो मेडिकल जो आप कंप्यूटर में है या आपके कोई रिटर्न फॉर्म में है या लीगल डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे के साथ आपने प्रोटेक्ट करनी है और किसी के साथ शेयर नहीं करनी है एक्सेप्ट जब पेशेंट कहे कि उनके साथ शेयर करनी है। कोई बाहर से बंदा आता है, कहता है कि मैं पेशेंट के साथ मिलना चाह रहा हूँ, तो वो भी जो है ना पेशेंट से आपने पूछना है कि फला बंदा आपसे मिलना चाह रहे हैं, क्या आप उसको इजाजत देते हैं? अगर वो नहीं देते तो आपने नहीं परमिशन देनी, अगर वो इजाजत देते तो आपने उसको परमिशन देनी। तो दिस इज कॉल्ड द पेशेंट राइट्स या द पेशेंट्स जो है ना वो इंफॉर्मेशन मेडिकल है चाहे जो भी है, आप उसको रिकॉर्ड में रखनी है। अच्छा, सेकंड हमारे पास है अमेरिकन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ये क्या चीज है? It's a civil rights law that prohibits discrimination against individuals with disability in all areas of public life, including jobs, school, transportation, and all public and मकीनो private. भाई, एक चीज ऐड करना चाहूंगा। Yes. एक बच्चों के लिए एक चीज होती है कॉन्फिडेंशियलिटी, एक Hmm. होती है प्राइवेसी। Yes. तो प्राइवेसी बॉडीली होती है, बॉडी से रिलेटेड होती है। जैसे अगर किसी मेल डॉक्टर ने किसी फीमेल को जो है ना वो असेस करना है, तो जाहिर सी बात है वो किसी फीमेल स्टाफ को कहेगा मुझे आप शेपरोन दीजिए प्लीज, प्लीज Hmm. शेपरोन मी। तो शेपरोन का मतलब ये था कि वो जो फीमेल स्टाफ उन्होंने बुलाई है अपने लिए कि पेशेंट के साथ में खड़ी होके उस पेशेंट को एग्जामिन करवा सके, वो शेपरोन कहलाता है। ये Hmm. जो है ना प्राइवेसी कहलाती है। और कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है वो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड होती है, फाइलिंग से रिलेटेड होती है कि कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे मेंटेन करनी है, कि उस पेशेंट की जो कॉन्फिडेंशियलिटी फाइल है वो कोई भी अनरिलेटेड पर्सन जो है वो ना उसको यूज कर सके, कोई ना देख सके। इवन के कोई अटेंडेंट्स भी अगर उसके दूसरे आ जाते हैं तो वो भी चाहते हैं कि हम फाइल को एक्सेस करें, तो उन्हें भी अलाउ नहीं होगा कि वो फाइल को देख सकें। ये जो है ना कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी का अक्सर क्वेश्चन आता है। ये Exactly. बच्चों को जो है ना डिफरेंस का मालूम होना चाहिए। थैंक यू सो मच मजहर भाई, आपने क्लियर कर दिया। अच्छा, अब अमेरिकन विद डिसेबिलिटी एक्ट में हम ये कह रहे हैं कि उनके एक रूल्स है कि जो भी आपके डिसेबल लोग हैं तो उनको इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलेगी
चाहे वो स्कूल्स में है, चाहे वो जॉब्स में है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है, किसी भी चीज में ना आपने उसको जो है इक्वली राइट्स देनी है, अपने राइट्स है। उसमें आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने की, आप कहेंगे ये माजूर है उसको जो है ना पीछे कर दे, नहीं ऐसा नहीं है। उनकी अपनी ही जो है ना लॉ है, उनकी अपनी ही राइट्स है जो आपने पूरा उसको देनी है। ठीक है। अब एमटेला क्या है? इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव लेबर एक्ट। ये यूएस में है, पाकिस्तान में तो खैर ये चीज नहीं है। यूएस में ये होता है कि रिक्वायर एनीवन कम्स टू एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट टू बी स्टेबलाइज्ड एंड ट्रीटेड रिगार्डलेस ऑफ देयर इंश्योरेंस स्टेटस और एबिलिटी टू पे। ना आपने इसके इंश्योरेंस देखना है, या ना आपने इसकी एबिलिटी टू पे देखनी है, लेकिन आपने इक्वल इसको ट्रीटमेंट देनी है विदाउट इस चीज को। कोई इमरजेंसी में पेशेंट आया, आरटीए के साथ आया या किसी भी इमरजेंसी के साथ आया, तो आपने इसको पूरा ट्रीटमेंट देनी है। आपने ये नहीं पूछना कि आप मतलब पे कर सकते हैं या नहीं। अगर पे नहीं कर सकते तो आप उसको ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, बिल्कुल गलत है। आपने फुल ट्रीटमेंट देनी है विदाउट रिगार्डलेस ऑफ इंश्योरेंस एंड देयर अफोर्डेबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास लीगल कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है। पहले सबसे हमारे पास है टॉर्ट। टॉर्ट क्या है? टॉर्ट एक इज अ ब्रॉड टर्म है जिसको कहते हैं अराउंडफुल एक्ट और इन्फ्रिंगमेंट ऑफ राइट। या आप कोई भी चीज गलत करते हैं, ठीक है, या आप कोई भी राइट जो है पेशेंट को वायलेट करते हैं, राइट वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ पेशेंट्स, इसको हम टॉर्ट कहते हैं। अब ये नीचे चीजें जो है ना ये टॉर्ट में आएंगे। नेग्लिजेंस क्या है? फेलियर टू टेक प्रॉपर केयर इन डूइंग समथिंग। जो भी आप पेशेंट का केयर कर रहे हैं, आप इसको पूरा नहीं कर पाते, इसको कहते हैं नेग्लिजेंस। मल प्रैक्टिस क्या है? इम्प्रॉपर, इलीगल और नेग्लिजेंट प्रोफेशनल एक्टिविटी और ट्रीटमेंट। आप किसी के साथ काम तो कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, लेकिन आप गलत तरीके से या आप इलीगल तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप जो है ना मल प्रैक्टिस में कहते हैं। अक्सर हम हॉस्पिटल कहते हैं कि ना ये मल प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब हम पेशेंट को जो है ना प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ हम प्रोसीजर नहीं करते, हम जो है ना ग्लव्स नहीं पहनते समटाइम पेशेंट के पास जाते हैं। दिस इज कॉल्ड मल प्रैक्टिस। ठीक है। एसेट्स क्या है? An act criminal or tortious that threatens physical harm to a person, whether or not actual harm occurs। आप मतलब किसी को कहते हैं कि चुप हो जाओ। मैं आप अगर आपने हाथ हिलाया, अगर आपने आवाज दी, अगर आप बार बार बिल बजाते हैं तो ऐसा होगा, मैं ये करूंगा, ये तो इसको कहते हैं एसेट्स। किसी भी पेशेंट्स को थ्रेट देना, किसी भी पेशेंट को जो है ना आपने जहनी तौर पे जो है ना वो टॉर्चर करना, इसको हम एसेट्स में आते हैं। बैटरी क्या है? अनकंसेंटेड फिजिकल कांटेक्ट विद अनदर पर्सन इवन वेयर द कांटेक्ट इज नॉट वायलेंट बट मेरली मेंसिंग और ऑफेंसिव। मसलन आप किसी पेशेंट को टच कर दें, बेशक वो टच गलत नहीं था, मेल था, मेल ने टच किया, लेकिन फिर भी ये बैटरी में आएगा, उसको शायद बुरा लगेगा कि उसने मुझे क्यों टच किया। तो बगैर कंसर्ट के, बगैर पूछे आप किसी को टच नहीं कर सकते, या ऑफेंस नहीं कर सकते, या बिल्कुल हाई आई कांटेक्ट नहीं कर सकते, मतलब घूर के देखना है, इस तरह चीजें, ये बैटरी में आएगा। ठीक हो गया। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या है? द स्टेटमेंट ऑफ बीइंग इम्प्रिजन्ड विदाउट लीगल अथॉरिटी। कोई पेशेंट है वो बहुत अपना अभी किनारा निकाल रहा है, या कोई मतलब बहुत शोर कर रहा है, कोई जो है हाथ हिला रहा है, उठ रहा है, और आप उसको जो है ना क्या करेंगे, आप उसको बांध लेंगे, ठीक है, विदाउट कंसल्ट ऑफ डॉक्टर। तो ये आप फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में आएगा। या आप उसको कोई ऐसे मेडिसिन देंगे जिससे आप उसको सेडेट करेंगे, तो ये भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में आएगा। अच्छा, ये है हमने ऊपर पढ़ा था, ये थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एक्ट, अकाउंटेबिलिटी एक्ट। ठीक है। प्रोटेक्ट एंड क्लाइंट हेल्थ इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक रूल अबाउट शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। इफ समवन डज नॉट नीड द इंफॉर्मेशन टू डू देयर जॉब, डोंट शेयर इट विद हिम। जिस बंदे को आपको पता है कि इसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर के कोई इसकी जॉब नहीं है, ये डॉक्टर इसके साथ असाइन नहीं है, तो आप इसके साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। कैन शेयर विद द अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर दैट नीड टू टेक केयर ऑफ द क्लाइंट। आप किसी और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन इस केस में जो उसको नीड है कि वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर में। या कैन शेयर विद देयर फैमिली विद द क्लाइंट परमिशन। आप फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन जब उसका परमिशन हो, पेशेंट का परमिशन को फैमिली के साथ शेयर कर ले तो फिर आप शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज नो। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन इंक्लूड द क्लाइंट्स नेम एंड फैसिलिटी लोकेशन। आपने किसी पेशेंट का नाम या फैसिलिटी लोकेशन जो है ना वो एक विदाउट इंफॉर्मेशन आप उसको किसी के साथ मतलब लगा नहीं सकता। अगर हम आप देखा जाए रूम के सामने किसी पेशेंट का नाम या पेशेंट के बारे में कोई लोकेशन एड्रेस हम ऊपर लिख कर भी शेयर नहीं करते। कैन बी शेयर अनलेस द क्लाइंट ऑप्शंस आउट ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द डायरेक्टरी। तब कर सकते हैं जब पेशेंट चाहे। नो स्पेसिफिक शुड बी शेयर दैट्स नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टरी। तो आप बिल्कुल शेयर नहीं कर सकते जब आपकी डायरेक्टरी में शामिल ना हो। हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन। किस तरह इंफॉर्मेशन आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं? टर्न ऑफ योर कंप्यूटर स्क्रीन व्हेन नॉट यूजिंग। अगर आपने पेशेंट्स के डेटा कर दिया और आप लॉग इन है, तो जब आप जाते हैं तो आप फौरन लॉग आउट करें। डू नॉट स्पीक अबाउट द क्लाइंट इन पब्लिक प्लेस। किसी पब्लिक प्लेस में आपने पेशेंट के बारे में कुछ नहीं बोलना। नेवर पोस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट्स ऑन सोशल मीडिया। डू नॉट यूज कंप्यूटर दैट आर नॉट सिक्योर फॉर PHI,
फिजिशियन हेल्थ फिजिशियन हेल्थ इंफॉर्मेशन है ये मजहर भाई, PHI। डू नॉट सेंड PHI टू योर पर्सनल ईमेल। आपने कोई भी जो है ना आपने पर्सनल ईमेल पे जो है ना प्रोटेक्टिव हेल्थ इंफॉर्मेशन आपने अपने ईमेल पे नहीं भेजने। डू नॉट ओपन द चार्ट ऑफ क्लाइंट्स यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ। आपने किसी पेशेंट्स का चार्ट ओपन नहीं करना जिसका आप केयर नहीं दे रहे। मसलन अगर आप नर्स है और आपके पास जो पेशेंट असाइन नहीं है, आप उसका चार्ट ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको प्रोटेक्टिव इंफॉर्मेशन है। अच्छा, अब डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाते हैं। इफ इट वाज नॉट डॉक्यूमेंटेड इट वाज नॉट डन। जो इसमें ये पॉलिसी है कि आपने कोई काम कर लिया और डॉक्यूमेंट नहीं किया, सो इट्स मीन यू हैव नॉट डन योर टास्क। योर चार्टिंग इज अ पार्ट ऑफ द क्लाइंट मेडिकल रिकॉर्ड। अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर एज वेल एज द क्लाइंट कैन सी इट। पेशेंट खुद भी दे सकते हैं, अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी चेक कर सकते हैं कि आपने इसको क्या क्या ट्रीटमेंट दिया या इसको क्या क्या ट्रीटमेंट चला। इट कैन बी यूज इन अ लॉसूट। इट इज सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय डिफरेंट एजेंसीज लाइक द जॉइंट कमीशन, मेडिकेयर या क्वालिटी इंश्योरेंस कमेटी। ये डिफरेंट एजेंसीज हैं जो इस चीज को देख सकते हैं। तो आप ये डॉक्यूमेंटेशन उनके साथ शेयर करनी है या उनकी जो है ना पॉलिसीज में रखनी है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स या डूज एंड डोंट। क्या डॉक्यूमेंट करनी है, क्या नहीं डॉक्यूमेंट करनी है। शॉर्ट इन रियल टाइम, बिल्कुल। आप रियल टाइम में मतलब जिस जो काम आपने जिस टाइम किया, 2 बजे आपने कोई टास्क किया तो 2 बजे ही मेंशन करें। ऐसा नहीं कि आप 3 बजे मेंशन करें। चार्ट अंडर योर नेम। जो चार्ट किए तो आप अपने नाम से करेंगे। चार्ट इवन एक्यूरेटली विदाउट एनी सब्जेक्टिव ओपिनियन। आपने खुद अपने बारे में कुछ सब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं कह सकते। जो आपने किया जिस तरीके से किया आपने वही डॉक्यूमेंट। मतलब पेशेंट स्टेटेड गेट आउट ऑफ माय रूम यू अगली काउ। जो पेशेंट ने बोला आपने वही का वही स्टेटमेंट आपने मेंशन किया, ना कि आप अपने तरफ से जो है ना कोई स्टेटमेंट बनाए। डोंट में क्या आता है, डिले चार्टिंग। आपने डिले नहीं करनी। मतलब जिस टाइम आपने काम किया उस टाइम करनी है। चार्ट अर्ली पहले से भी नहीं करना है। समटाइम हम जब जाते थे तो हम जो है ना मॉर्निंग के जो है ना नोट्स अक्सर रात को ही डालते थे। ठीक है, तो इस टाइम खुदा ना खासा पेशेंट रात में कोलैप्स हो जाए तो आपने जो डॉक्यूमेंट लेके हैंड ओवर टू नेक्स्ट शिफ्ट, ये भी अक्सर हम करते थे। तो ये चीजें जो है ना नहीं होनी चाहिए। चार्ट फॉर समवन एल्स। अक्सर हम कहते हैं कि मैं बिजी हूँ, आप मेरा डॉक्यूमेंटेशन कर लें। अक्सर हम लोग करते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में करते हैं, इवन शिफा में भी लोग करते हैं, लेकिन ये गलत है। ठीक है, और अंडर अनदर पर्सन नेम या किसी और बंदे के नाम से आपने बिल्कुल नहीं करनी। एलो समवन इज टू चार्ट अंडर योर नेम। कोई कहते हैं कि मेरे नाम से कोई वो करे तो बिल्कुल नहीं। चार्ट योर ओपिनियन ऑफ क्लाइंट्स पेशेंट वाज ड्यू टू नर्स। तो अपने ओपिनियन से बिल्कुल नहीं करे जो हमने बोल दिया। चेंज अनदर पर्सन डॉक्यूमेंटेशन। आप किसी और पेशेंट के डॉक्यूमेंटेशन में चेंजेस भी नहीं लेके आ सकते कि मतलब जिसने जो कुछ किया तो आप इसमें चेंजेस लेके आए। तो आपने किसी मतलब ये कहने का मतलब ये कि किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में आप इंटरफेरेंस नहीं करनी है। जो उसने डॉक्यूमेंट किया बस ठीक है, आप उसको ये भी नहीं कह सकते आपने ये गलत किया या ठीक किया। तो दिस इज कॉल्ड योर रियल डॉक्यूमेंटेशन। हाँ जी मतीला भाई, यस यस। इसमें किसी बच्ची ने जो ना क्वेश्चन किया है या यस। लिखा है अपने कमेंट में, आयशा हाँ। बीबी ने। यस। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हमेशा हम रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। यस। तो मेरा इसमें मैं थोड़ा ये एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ पर जो कुछ भी करते हैं तो हमें वहाँ एनक्लेक्स में आंसर्स देते हुए अपनी प्रैक्टिसेस को नहीं लाना। एग्जैक्ट। अपनी जो हमारी एजम्पशंस हैं, हमारे ख्यालात हैं, हमारी सोचें हैं या हमारी जो बातें हैं, हमने वो नहीं करनी। हमने जब वो एग्जाम देना है तो वो टोटली इस माहौल में देना है कि हम जैसे अमेरिका में प्रैक्टिस कर रहे हैं, एज सेफ आर एन। तो हमने वो चीज़ वो इन्वायरमेंट अपने जहन में रख के उसके मुताबिक जो है ना क्वेश्चंस को आंसर करना होगा। जैसे लाइबल होता है या सिलेंडर होता है, LIBEL SLANDER, सिलेंडर। ना आप पेशेंट की इंफॉर्मेशन को लिखकर ना वर्बली जो है किसी भी शख्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। इवन कि आप कैफेटेरिया में बैठे हुए हैं, इवन कि आप जो है ना एलिवेटर में जा रहे हैं या सीढ़ी पे जा रहे हैं या लिफ्ट से जा रहे हैं, तो आप किसी भी पेशेंट को डिस्कस नहीं कर सकते कि यार मेरे पास वो जो पेशेंट आई है ना, वो बहुत फंसी पेशेंट है, बहुत गुस्से वाली है, बहुत ऐसे बोलती है, बहुत जन हर चीज को रिफ्यूज, या वहां से नहीं कर सकते। इसको भी सिलेंडर और लाइबल के उसमें लाते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे आपने अपने किसी दोस्त को लिखा, हाँ यार आज की ड्यूटी बड़ी हेक्टिक जा रही है, वो 12 नंबर बेड वाला पेशेंट जो है वो जो है सीरियस हो गया था और उसको हमने ये आप नहीं कर सकते, ये उस कानून के मुताबिक आपको अलाउ नहीं है। हम अपनी प्रैक्टिस में बहुत कुछ रॉन्ग करते हैं, उसको बिल्कुल भी उसमें मत लाइएगा। आप ये सोचिएगा कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस अमेरिका में क्या चलती हैं, एनक्लेक्स में आपने वो आंसर्स करने हैं। थैंक यू सो मच नजर भाई। यस सर यस। एक हाँ। क्वेश्चन पूछना यस था। यस। यस। लीगल डॉक्यूमेंटेशन में कोई क्वेश्चन सेंटिनल इवेंट से या इंसिडेंट रिपोर्टिंग से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यूएसए लॉ। अकॉर्डिंग टू यूएसए लॉ। हाँ
हाँ जी यस हाँ बेटा, मजहब। मैं बताता हूँ। यस नेक्स्ट। ये जो इन्होंने अभी क्वेश्चन किया है कि सेंटिनल इवेंट्स या नियर मिस या इंसिडेंट्स, ये तीन जो है ना अलग अलग किस्म की डेफिनेशंस हैं, अलग अलग किस्म किस्म की टर्मिनोलॉजीज हैं। सेंटिनल इवेंट का मतलब ये होता है कि आपने कोई ऐसा रॉन्ग एक्ट कर दिया जिसकी वजह से पेशेंट की जान चली गई, या जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। पेशेंट की राइट लेग की एम्पुटेशन होनी थी, पेशेंट ओआर मूव हुआ, डॉक्यूमेंटेशन एरर की वजह से डॉक्टर ने उसकी लेफ्ट लेग को एम्पुटेट कर दिया और वो पेशेंट अपनी लेफ्ट लेग से महरूम हो गया। तो इसे कहेंगे सेंटिनल इवेंट। और जो नियर मिस होता है, नियर मिस का मतलब ये होता है, एक मेडिकेशन डॉक्टर ने लिखी, वो नर्स के पास आई, नर्स ने वो मेडिकेशन प्रिपेयर की, जब वो पेशेंट को लगाने के लिए गई तो उसे ख्याल आया तो ये मेडिकेशन मेरे पेशेंट को है, ये मेरे पेशेंट की मेडिकेशन तो नहीं होनी चाहिए, मेरे पास तो गायनी का पेशेंट है, ये मेडिकेशन तो न्यूरो से रिलेटेड है, मैं क्यों इसे मेनिटोल लगाने जा रही हूँ, ये जो मेनिटोल लगा रही हूँ या मेनिटोल लगा रही हूँ, मेरा ये तो पेशेंट जो है सीवियर का है, ये पेशेंट तो गायनी में यूज करते हैं इस मेडिसिन। इस तरह से जब उन्हें डाउट होगा वो रुक जाएंगी, तो ये नियर मिस कहलाएगा। इंसिडेंस का मतलब ये होगा कि कोई भी रॉन्ग प्रैक्टिस जो है वो आपने कर दी, आपने जो है या रॉन्ग मेडिकेशन पेशेंट को लगा दी, या रॉन्ग टाइम पर लगा दी, या मेडिकेशन कोई मिस कर दी, ये एक तरह से इंसिडेंस कहलाएगा। ये तीनों चीजें अलग अलग हैं और बिल्कुल एनक्लेक्स में ये चीजें हमें मिलती हैं। नियर मिस के क्वेश्चंस होते हैं, और इसके सिलेंडर वगैरह के बारे में आते हैं, और लाइबल के बारे में पूछा जाता है कि सिलेंडर क्या है और लाइबल क्या है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, और उसके अलावा सेंटिनल इवेंट क्या है और इंसिडेंस के बारे में क्वेश्चन वगैरह हमें एनक्लेक्स पर मिलते हैं। जी जी थैंक यू मजहब भाई। कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो इसी रिलेटेड पूछ सकते हो दोबारा। आपको क्लियर हो गया जिसने सवाल किया था? जी सर। ठीक है थैंक यू। अच्छा अब वो ये चीजें मैंने दोबारा थोड़ा सा कि इस पे सिर्फ रिवीजन करनी है कि आप लोग को ये क्लियर हो गया। एडवांस साइड तो हमने पढ़ लिया, आप लोगों को क्लियर समझ आ गया। ये एडवांस साइड आर लीगल डॉक्यूमेंट्स दैट अलाउ पेशेंट टू कन्वे देयर डिसीजन अबाउट एंड ऑफ लाइफ केयर अहेड ऑफ टाइम। दे प्रोवाइड अ वे फॉर पेशेंट टू कम्युनिकेट देयर विशेस टू फैमिली फ्रेंड इन हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू अवॉइड कंफ्यूजन लेटर ऑन। टाइप्स ऑफ एडवांस राइट्स हमारे पास दो थे, लिविंग विल था, ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी था। लिविंग विल में क्या था, स्पेसिफिक व्हाट टाइप ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट आर डिजायर आर नॉट डिजायर इफ द पेशेंट इज अनेबल टू कम्युनिकेट। ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी फॉर हेल्थ केयर हमने पढ़ा, असाइन अ प्रॉक्सी टू मेक हेल्थ केयर डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पेशेंट। नर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या है, असिस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ एडवांस डायरेक्टिव अपॉन एडमिशन। तो आपने असिस्ट करनी है अपॉन एडमिशन, ये नहीं कि बाद में। एजुकेट पेशेंट इन फैमिलीज अबाउट देयर राइट्स, आपने पेशेंट्स को और फैमिली को जो है ना इसके राइट्स के हवाले से एजुकेट करनी है। इंश्योर डॉक्यूमेंटेशन इज इंक्लूडेड इन द पेशेंट रिकॉर्ड, रिस्पेक्ट एंड एडुकेट फॉर पेशेंट विशेस। For example, a patient admitted for terminal cancer care, his living will that state no intubation or resuscitation. The nurse ensure this document is filled and alert them to respect it. अगर उसने बोल दिया कि मुझे इंट्यूबेशन रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, बस आपने इसको डॉक्यूमेंट करके आपने रिस्पेक्ट के साथ उसको अलर्ट में डालना है कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। इन्फॉर्म कंसेंट क्या है, इन्फॉर्म कंसेंट इज अ लीगल एंड एथिकल रिक्वायरमेंट प्रायर टू प्रोसीजर। ये आपके साथ ये लीगल डॉक्यूमेंट्स या एथिकल जो आप बिफोर प्रोसीजर करते हैं। एंड इंश्योर पेशेंट्स आर फुली इन्फॉर्म अबाउट द रिस्क बेनिफिट्स अल्टरनेटिव ऑफ प्रपोज ट्रीटमेंट और प्रोसीजर। आपने सब उसको बतानी है, इसका रिस्क भी बतानी है, इसके बेनिफिट्स भी बतानी है, ठीक है, और आप इसको अल्टरनेट कोई भी ऑप्शन हो वो भी आपने बतानी है। और इस चीज में एक चीज मैं आप लोग को बताऊं, जब भी कोई इन्फॉर्म कंसर्न होता है या एनेस्थीसिया कंसर्न होता है तो डॉक्टर जो लेता है तो इसमें विटनेस जो है नर्स होता है। अगर कोई पेशेंट्स कहे कि मुझे ये चीज क्लियर नहीं है तो आपने दोबारा डॉक्टर को बुलाना है और डॉक्टर उसका क्वेरीज हल करेगा, ना कि आपने उसको बताना है। ठीक है, ये बात याद रखिए, जो डॉक्टर के रिलेटेड कंसेंट है तो वो डॉक्टर ही क्लियर करेगा। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट में हमारे पास क्या है, वॉलंटियरनेस है, मस्ट बी गिवन फ्रीली। अगर वॉलंटियरनेस है तो बस आप फ्रीली दे दें। कॉम्प्रिहेंशन है, पेशेंट मस्ट अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन। कॉम्पिटेंस, पेशेंट मस्ट बी लीगली एंड मेंटली कॉम्पिटेंट। ये चीज आपने देखनी है कि अब वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन या वो लीगली या मेंटली कॉम्पिटेंट है इस चीज की, ताकि जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं या आप उससे कंसर्न ले रहे हैं। कोई पेशेंट ऐसा है जो मेंटली हैंडीकैप है, आप उससे इन्फॉर्म कंसर्न ले रहे हैं तो वो गलत है। तो नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वेरीफाई दैट प्रोवाइड है एक्सप्लेन द प्रोसीजर। आपने वेरीफाई करनी है कि डॉक्टर्स ने या जो प्रोवाइडर ने सारा जो एनेस्थीसिया कंसल्टेंट है उसने एक्सप्लेन कर दिया प्रोसीजर। तो यू आर द विटनेस द पेशेंट सिग्नेचर, जो पेशेंट ने सिग्नेचर किया तो आप इसका विटनेस होंगे।
नोटिफाई द प्रोवाइडर इफ द पेशेंट इज क्वेश्चन और डज नॉट अंडरस्टैंड। तो आपने प्रोवाइडर को नोटिफाई करनी है अगर पेशेंट के कोई क्वेश्चन है या उसको कोई समझ नहीं आया। इंश्योर द फॉर्म इज साइंड बिफोर द प्रोसीजर। आपने इंश्योर करनी है जो भी प्रोसीजर से पहले कंसर्न हुआ है या नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर अकोनोस्कोपी द पेशेंट एक्सप्रेस कंफ्यूजन अबाउट द रिस्क, उसको रिस्क के हवाले से कंफ्यूजन है। द नर्स कॉन्टेक्ट द फिजिशियन टू री एक्सप्लेन द प्रोसीजर बिफोर कंसर्न इज साइंड। ठीक हो गया। अब हमने कॉन्फिडेंशियलिटी एंड हेपा पढ़ा। द हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी एक हेपा प्रोटेक्ट पेशेंट्स प्रोवाइड प्राइवेट हेल्थ इंफॉर्मेशन। अब इसमें नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी इन ऑल पार्ट्स ऑफ इन ऑल पेशेंट कम्युनिकेशन, शेयर इंफॉर्मेशन ओनली विद ऑथोराइज्ड पर्सनल, use secure system for documentation and communication, do not discuss patient detail in public spaces. For example, a nurse overhears another nurse discussing a patient diagnosis in elevator. She reminds her colleague to avoid discussing patient information in public area. तो ये आपने करनी है, उनको बोलना है कि ये पब्लिक एरिया में आपने पेशेंट कवर से कोई चीज डिस्कस नहीं करनी। एथिकल प्रिंसिपल हमने पढ़ लिया है बिल्कुल। ऑटोनॉमी क्या है? ठीक है, ये रिस्पेक्टिंग द पेशेंट राइट्स टू मेक डिसीजन, बेनिफिट्स एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट, नॉन वायलेंस अवॉइड हार्मिंग, जस्टिस क्या है? फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, फिडेलिटी क्या है? कीपिंग प्रोमिसेस एंड बीइंग लॉयल टू योर पेशेंट, वेरासिटी, टेलिंग द ट्रूथ। इसका एग्जांपल मैं बता दूं, a patient refuses a blood transfusion for religious reason. Respecting autonomy, the nurse communicate this to the team and ensure alternatives are explored. बस आपने इसकी रिस्पेक्ट करनी है और आपने कोई अल्टरनेटिव एक्सप्लोर करनी है, ना कि पेशेंट को बोलने के लिए आपने ब्लड लगानी है, क्योंकि बहुत जरूरी है। What is a nurse practice act? ये हमने नहीं पढ़ा, इसमें पढ़ लेते हैं। The nurse practice act is a state specific legislation that define the scope of nursing practice. की प्रोविजन इसका क्या है? स्टैंडर्ड्स फॉर एजुकेशन एंड लाइसेंसिंग। मतलब जिस बंदे के साथ लाइसेंस है तो वो इसका लीगल है या उसके साथ ये अथॉरिटी की ये चीज कर सकते हैं। अगर किसी भी यूएसए में नर्स के साथ इंक्रिक्स आरएन लाइसेंस नहीं है तो वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये उनके रूल्स है। जब तक उनके पास एनक्लेक्स का लाइसेंस नहीं होगा, दे हैव नो अथॉरिटी टू डू देयर जॉब। लाइक पाकिस्तान में हम लोग देखें, हमारे इंटर्निस्ट जो है ना वो काम करते हैं जो आरएन करते हैं, तो इसके पास तो लाइसेंस नहीं होता ना, पीएनसी उसको लाइसेंस नहीं था, लेकिन फिर भी वो सेम काम करते हैं। बाहर वही ऐसा काम नहीं है। स्कोप ऑफ द प्रैक्टिस फॉर आरएन। यस मतलब यस भाई एक दो मतलब मतलब भाई बच्चों के एक दो क्वेश्चन है साइड में आ रहे यस हैं, यस 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 अगर हाँ आप मुझे 2 मिनट का टाइम यस मैं एक्सप्लेन एक्सेप्ट कर दूं। श्योर श्योर श्योर। हाँ, मतलब भाई एक रमशा है, रमशा शमशाद, इन्होंने हाँ। सवाल किया सिलेंडर को और लाइबल को थोड़ा सा इलेबोरेट कर दें। हम्म। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिलेंडर का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो आप किसी भी पेशेंट के बारे में वर्बली किसी को कहते हो, जाहिर सी बात है किसी को कोई चीज अपनी जुबान से कहेंगे तो वो सिलेंडर कहलाएगा। आप कमेंट कर रहे हैं, कहीं कैफेटेरिया में बैठे हुए हैं, एलिवेटर में हैं, सीढ़ी से जा रहे हैं, किसी दोस्त के साथ हैं, अपने ब्रेक पर हैं, वहां किसी पेशेंट की आपकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है ब्रीच करते हैं मुंह से बोल के वर्बली, वो सिलेंडर कहलाता है। वर्बली जो होगा वो सिलेंडर कहलाएगा। और लाइबल का मतलब होता है LIBEL। लाइबल का मतलब लिख कर, आप कोई व्हाट्सअप कर रहे हैं, किसी को लिख कर दे रहे हैं, किसी पेपर पे लिख कर दे रहे हैं, कोई भी चीज किसी पेशेंट के बारे में ब्रीच कर रहे हैं उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी था, तो वो कहलाएगा लाइबल। आप व्हाट्सअप कर दिया, किसी पेपर पे लिख दिया, किसी कागज पे लिख कर किसी को दिया, तो ये लाइबल कहलाएगा। ये दोनों चीजें पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी को ब्रीच करती हैं, और ये दोनों चीजें ही अलाउ नहीं है। फिर किसी बच्चे ने पूछा है कि आप जो है मेडिकेशन होती हैं हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल सेफ्ट्राक्सोन है, सेफ्ट्राक्सोन फार्मूला एक है मगर उसके ब्रांड्स मुख्तलिफ होते हैं, तो क्या मुख्तलिफ ब्रांड्स वाली मेडिसिन हम लगा सकते हैं? तो बेटा इसके लिए ये है कि असल तो प्रैक्टिसेस जो ओरिजिनल जेन्युइन जो प्रैक्टिसेस हैं वो ये हैं कि आपके हॉस्पिटल में सेफ्ट्राक्सोन के जो जो ब्रांड्स भी अलाउ करेंगे उसकी एक फॉर्मूलरी बनती है और बाकायदा मैसेज जाता है तमाम डिपार्टमेंट्स को कि हमारे पास सेफ्ट्राक्सोन के ये मतलब है कि ट्रेड नेम्स के साथ मेडिसिन आएगी जो कि हम लगा सकते हैं, इसके अलावा हम नहीं लगा सकते। तो ये प्रैक्टिस होती है, इसको गुड प्रैक्टिस कहते हैं, इसको फॉलो किया जाता है। उसके अलावा जो दूसरे ब्रांड्स होंगे वो नहीं लगा सकते। इसीलिए आपने स्पेसिफिक रहकर अपनी फील्ड के अंदर प्रैक्टिस करनी है और उनके मुताबिक जवाब देना है। ये नहीं कि हमारे यहाँ पर तो एक हॉस्पिटल में 15 किस्म की सेफ्ट्राक्सोन चल रही होती है, जो मरीज उठा के ले आया हमने उठा के लगा दी, तो ये प्रैक्टिस जो है अच्छी नहीं है। वही चीज यूज करनी है जो कि हमें ऑथराइज की है हमारी फॉर्मुलरी की तरफ से, हमारी फार्मेसी की तरफ से। उसके अलावा दूसरी चीज ये है कि लाइबिलिटी ये होती है नर्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी डॉक्टर ने रॉन्ग मेडिकेशन एंटर कर दी है
रॉन्ग मेडिकेशन जो है पेशेंट के लिए उसने लिख दी है और नर्स ने भी लगा दी है, तो नर्स इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फॉल्ट। उसके लिए नर्स भी उतनी ही जिम्मेदार है जितना कि डॉक्टर एनक्लेक्स की प्रैक्टिसेस के मुताबिक। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर की तो गलती है, नर्स जो लिखी थी मैंने लगा दी, तो ये नहीं है। नर्स बराबर की जिम्मेदार कहलाती है इस एनक्लेक्स की प्रैक्टिसेस में, इसको ध्यान में रखिएगा। और जो भी आंसर हो तो उसके मुताबिक जो है ना लाजमी इन चीजों को माइंड में रखते हुए आंसर कीजिएगा, राइट। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो भी है आपने अपने जिन्हें आप एजुकेटेड नर्स है, अगर आपको कहीं पे लगे कि कोई मेडिसिन उन्होंने लिखी है और आपको समझ नहीं आई, ठीक है, तो आपने डॉक्टर से रुजू करना है और डॉक्टर से कंफर्म करनी है। अदरवाइज नहीं कि आप खुद जज कर लें और कोई काम कर लें, तो ये जो है ना एरर जो है ना नहीं करना। अच्छा, हम नर्स प्रैक्टिस एक्ट कह रहे हैं, इसका जी शॉर्ट हाँ, मतलब भाई सॉरी, ये मतलब भाई सॉरी, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। अगर कोई भी चीज जो कि आपको क्लियर नहीं है, एलिजिबल नहीं है, पर्दे में नहीं आ रही सही तरीके से, बिल्कुल भी अपने से एज्यूम मत करें, किसी दूसरे से ना पूछें, सुपरवाइजर से ना पूछें। इसके लिए एनक्लेक्स में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आपने उस डॉक्टर से कंफर्म करना है जिसने कि वो मेडिकेशन लिखी है। और इसके लिए एक और मिसाल मैं देना चाहूंगा कंसेंट की। इन्फॉर्म कंसेंट आपने आपके सामने एक डॉक्टर ने लिया, पेशेंट को एक्सप्लेन किया और वो डॉक्टर जो है वो चला गया वहां से। पेशेंट के जो है ना बाद में ख्याल आता है डॉक्टर के जाने के बाद कि मुझे अभी जो है ना ये मजीद एक चीज अभी क्लैरिफाई करनी थी डॉक्टर से। तो नर्स डॉक्टर के बिहाफ पे नहीं कि उनको क्लैरिफाई करेगी, ना ही उसकी किसी टीम वाले से बात करवाएगी, ना ही किसी मैनेजर को बोलेगी, ना कहीं सुपरवाइजर को इन्वॉल्व करेगी, बल्कि डायरेक्ट जिस डॉक्टर ने वो कंसेंट दिया है उसी डॉक्टर को वो इन्फॉर्म करेगी कि ये मजीद क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं। जब तक वो उसकी चीजें आंसर्ड नहीं हो जाती तो उसकी सर्जरी नहीं होगी, वो सर्जरी जब तक पोस्टपोन रहेगी, जब तक वो डॉक्टर उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं देता कि ये चीज मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो दूसरे किसी से पूछने का वो अलाउ नहीं है, सिर्फ वही डॉक्टर अलाउड है जो जिसने कि कॉन्सेंट दिया है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं नर्स प्रैक्टिस एक्ट के। ये इसका मतलब ये है कि जिस बंदे को जो जो चीजें असाइन है, जिसकी डोमेन्स में थे वही कर सकते, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह एग्जांपल उन्होंने दी है कि आर एन इनअप्रोप्रिएट टू डेलीगेट आईवी मेडिकेशन एडमिनिस्टर टू अनलाइसेंस्ड असिस्टेंट, दिस वायलेट द नर्स प्रैक्टिस एक्ट एंड कुड लीड टू डिसिप्लिनरी एक्शन। इसमें ये है कि कोई आरएन कहता है असिस्टेंट को, जिस तरह हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते, किसी हमारे पास जब नर्स असिस्टेंट होते हैं हम उसको कहते हैं कि आप चलो इंसुलिन लगा दो इसको, या आप जो है ना मेडिसिन लगा दो, उसको अटैच कर दो। तो ये चीजें वो वहां पे नहीं करनी, जिसका काम जो है वो वही करेगा। ठीक हो गया। प्रोफेशनल बाउंड्रीज को मेंटेन करनी है, इसका क्या मतलब, मेंटेन प्रोफेशनल रिलेशनशिप इज एसेंशियल इन सेफ एंड एथिकल प्रैक्टिस। वायलेशन इंक्लूड रोमांटिक और फाइनेंशियल रिलेशनशिप विद पेशेंट, किसी पेशेंट के साथ रोमांटिक या फाइनेंशियल रिलेशनशिप नहीं रखनी, किसी से पैसे लेना है ये। शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ नहीं करनी, किसी नर्स को ये इजाजत नहीं है कि वो अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी पेशेंट को दे या पेशेंट से किसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है नर्स की, एस्टेब्लिश एंड मेंटेन थेरापेटिक बाउंड्रीज, अवॉइड डुअल रिलेशनशिप, रिपोर्ट बाउंड्री वायलेशंस। अगर कोई बाउंड्री वायलेशन हो रही है, लेट्स सपोज कोई पेशेंट जो है ना नर्स को टच कर रही है, कोई इस तरह हरकत कर रही है, तो आप उसको रिपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, a nurse accept a gift of expensive jewelry from a long-term patient. This is reported and reviewed a boundary violation. ठीक हो गया। कोई हम तो यहाँ पे जो है ना कोई चीज हमें दे देते हैं तो हम खुशी से लेके बैग में रख लेते हैं, मजे हो गए, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं हो। अच्छा, अब डेलीगेशन क्या है, डेलीगेशन इन्वॉल्व असाइनिंग टास्क टू अदर लाइसेंस और अनलाइसेंस पर्सन व्हाइल रिटेनिंग अकाउंटेबिलिटी। आप इस सारी चीजों के लिए आप अकाउंटेबल होंगे। फाइव राइट्स जो है, राइट टास्क एप्रोप्रिएट फॉर डेलीगेशन, राइट सर्कमस्टेंसेस, स्टेबल पेशेंट कंडीशन, राइट पर्सन कॉम्पिटेंट इन लीगली अलाउड, राइट डायरेक्शन कम्युनिकेशन, क्लियर इंस्ट्रक्शन देनी है, राइट सुपरविजन इवैल्यूएशन मॉनिटर एंड प्रोवाइड फीडबैक। फॉर एग्जांपल, इन आरएम डेलीगेट वाइटल साइंस चेक टू यूएपी अनअसिस्टेड पर्सन फॉर अ स्टेबल पोस्ट ऑफ पेशेंट बट असेस एंड इवैल्यूएट द रिजल्ट हरसेल्फ। जब उसने चेक कर दिया तो आपने इसका रिजल्ट और इवैल्यूएट खुद भी करनी है कि ऐसा नहीं इसका गलत चेक तो नहीं किया, इसलिए यू आर अकाउंटेबल फॉर देम। मैंडेटरी रिपोर्टिंग क्या है, नर्स आर लीगली रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट सर्टेन सिचुएशन लाइक इंक्लूड्स ससेप्टिक abuse, चाइल्ड एल्डर डिपेंडेंट। आपको लग रहा है कि इसका कोई abuse चल रहा है, मसलन कोई बूढ़ा मर्द है, आपने कहीं भी देख लिया या वो डर रहा है, घबरा रहा है, तो आप ये सस्पेक्ट कर लेंगे कि ये कोई abuse उसके साथ तो नहीं हो रहा। सर्टेन कम्युनिकेबल डिजीज, ये आपने रिपोर्ट करनी है। लेट्स सपोज कोविड हो गया है या कोई इस तरह कोई स्किन डिजीज है जो आगे मतलब स्प्रेड हो सकते हैं, तो आपने वो रिपोर्ट करनी है। अनसेफ प्रैक्टिस आर इम्पेयर्ड कुलीग, या कोई बंदा गलत काम कर रहे हैं या कोई गलत काम हो गया, आपने उसको भी रिपोर्ट करनी है।
नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? नो स्टेट स्पेसिफिक रिपोर्टिंग लॉ, हर स्टेट का अपने ही लॉ है। रिपोर्ट टू एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, सुपरवाइजर या सोशल सर्विसेज को document objectively. For example, a nurse suspects elderly abuse after noticing bruises in various stage of healing. She documents finding and report them to adult protective services. अच्छा, impaired nurse क्या है? Nurse have ethical and legally duty to report colleagues who may be impaired on the job due to substance use or mental health issues. अगर आपको लग रहा है कि कोई पेशेंट, कोई नर्स है वो इम्पेयर्ड है, इम्पेयर का मतलब ये है कि या वो मेंटली ओके नहीं है या कोई वो ड्रग्स यूज कर रही है कुछ, तो इस तरह जो है ना आपने इस चीज को भी रिपोर्ट करनी है। तो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू रिपोर्ट टू सुपरवाइजर, नॉट कन्फ्रंट डायरेक्टली। कन्फ्रंट डायरेक्टली मतलब ये कि आपने उसको डायरेक्टली नहीं बोलना कि आप इस तरह आप नहीं कर सकते, आपने डायरेक्ट रिपोर्ट करनी है सुपरवाइजर के पास। इंश्योर पेशेंट सेफ्टी, क्योंकि आपके लिए पेशेंट सेफ्टी फर्स्ट है। फॉलो इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल, हर चीज हर इंस्टीट्यूट की अपनी प्रोटोकॉल होती है, आपने वो फॉलो करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अ नर्स स्मेल अल्कोहल ऑन कोलीग एंड सीज स्लर्ड स्पीच। आपको पता है कि आपकी स्मेल से या आपकी स्लर्ड स्पीच से आपको समझ आ गई कि अल्कोहल यूज करें। शी इन्फॉर्म्स द चार्ज नर्स एंड फाइल्स इन इंसिडेंट रिपोर्ट। उसने इन्फॉर्म करनी है और रिपोर्ट आगे और चार्ज नर्स को इन्फॉर्म बतानी है। और नेग्लिजेंस इन मल प्रैक्टिसेस हमने पढ़ लिया। नेग्लिजेंस क्या है? फेलियर टू टेक प्रॉपर केयर इन डूइंग समथिंग। मल प्रैक्टिस क्या है? प्रोफेशनल नेग्लिजेंस रिजल्टिंग इन हार्म, जिसकी वजह से कोई नुकसान हो जाए। एलिमेंट्स ऑफ मल प्रैक्टिसेस क्या है? ड्यूटी, ब्रीच ऑफ ड्यूटी या कॉशंस या हार्म, ये आपके मल प्रैक्टिस में आएगा। प्रिवेंशन क्या है? फॉलो स्टैंडर्ड ऑफ केयर, कम्युनिकेट इफेक्टिवली, डॉक्यूमेंट थॉरोली। ये आप जो है क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं मल प्रैक्टिसेस। For example, a nurse forget to raise bed rails, resulting in patient fall. This could be considered negligence. अच्छा, पेशेंट के राइट्स क्या है? पेशेंट आर एंटाइटल्ड टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, रिफ्यूज और एक्सेप्ट ट्रीटमेंट, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, रिस्पेक्ट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ये इसकी पेशेंट राइट्स है। तो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एडुकेट फॉर पेशेंट राइट्स, आप पेशेंट्स की एडुकेट होंगे, एजुकेट पेशेंट ऑन देयर राइट्स, इंश्योर इंस्टीट्यूशनल कंप्लायंस। For example, a patient refused chemotherapy. The nurse educate the patient about options, document the decision and support it. अच्छा, अब एथिकल डिलीमा क्या है? एथिकल डिलीमा जो है अगर when values conflict and no clear right answer exists, जब ऐसा कोई कंडीशन आ जाए कि जिसमें आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, इसको कहते हैं एथिकल डिलीमा। डिसकंटिन्यूइंग लाइफ सपोर्ट या एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, या आपके पास कोई हॉस्पिटल में लिमिटेड रिसोर्सेज है, आपके पास कंप्लीट रिसोर्सेज नहीं है जो आप लाइफ सेविंग की चीजें हो, या आप वो डिसकंटिन्यू करते हैं लाइफ सपोर्ट का। इस चीज में जब डिलेमा आ जाए तो आपने क्या करना है? यूज एथिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल्स, कोलैबोरेट विद एथिक्स कमिटी एंड रिस्पेक्ट डाइवर्स कल्चर एंड रिलीजियस व्यूज। जिस तरह मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि कोई रिलीजन वाले कहते हैं कि मैंने ब्लड नहीं लगानी, तो इस टाइम आपको पता है कि अगर ब्लड नहीं लगेगी तो पेशेंट की डेथ काज हो सकती है। दिस इज कॉल्ड एथिकल डिलेमा। तो आपने फिर क्या करना है? जो आपकी कमेटी है एथिकल्स की, उसके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। The family want to continue life support, but the patient advance directive state otherwise. The nurse bring the ethics team to medical decision. तो इस टाइम में फिर आप क्या कर रहे हैं कि फैमिली कह रहे हैं कि आपने लाइफ सपोर्ट दी है, पेशेंट जो है ना वो एडवांस डायरेक्टिव में कुछ और विश कर रहे हैं, तो इस टाइम जो है ना आप फिर एथिकल डिलेमास जो है ना वो कंसिडर करके एथिकल कमेटी के साथ बात करनी है। What is DNR and co-LST? DNR do not state no CPR if patient stop breathing. Co-LST क्या है? Physician order for life sustaining treatment. Medical order reflecting patient wishes. Nurse की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे है ensure order are in the chart, communicate clearly with the care team, respect patient and family wishes. For example, during code, a nurse find a DNR order and communicate it to the resuscitation team, preventing unwanted intervention. मसलन वो कह रहे कि CPR कर ले, लेकिन नर्स को पता चल गया कि उसने DNR कोड इसका चल रहा है, तो फिर आपने इसका CPR नहीं करना। लीगल सेफगार्ड फॉर नर्सेज, डॉक्यूमेंटेशन टाइमली, फैक्चुअल एंड कंप्लीट होना चाहिए। इंसिडेंट रिपोर्ट आपने इंटरनल और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऑफ अनयूजुअल इवेंट्स आपने करनी है। लायबिलिटी इंश्योरेंस, जिस तरह उन्होंने रिपोर्ट आपकी प्रोटेक्ट अगेंस्ट लीगल क्लेम्स, ठीक है। नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्या है? चार्ट एक्यूरेटली रिपोर्ट इंसिडेंट्स, अंडरस्टैंड योर लीगल राइट्स एंड प्रोटेक्शन। एग्जांपल, अ मेडिकेशन एरर occur, the nurse complete an incident report and update the patient's chart factually without referencing the report. अच्छा, एंड ऑफ लाइफ केयर एंड एथिकल कंसिडरेशन क्या है? फोकस ऑन कंफर्ट एंड डिग्निटी, रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, एडवांस केयर प्लानिंग, इन्वॉल्वमेंट ऑफ हॉस्पाइस एंड पैलिएटिव टीम्स। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा, व्हाट इज हॉस्पाइस एंड पैलिएटिव टीम? हॉस्पाइस केयर में क्या फर्क है एंड पैलिएटिव में क्या फर्क है? हॉस्पाइस और पैलिएटिव थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सेम। एक चीज में आपने पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ वो केयर देनी है जिसमें आपके पेशेंट की सिम्टम्स ट्रीट हो जाए, ठीक है। और एक चीज में आपने पेशेंट्स की जो है सिर्फ वो ट्रीटमेंट देने हैं कि सिम्टम्स ट्रीट हो जाए, लेकिन इसके ट्रीटमेंट में भी आप कोशिश कर सकते हैं।
Like for example, support in the patient family, communicate openly and manage symptoms compassionately. Compassionately मतलब ये कि आप जो भी पेशेंट्स के मैनेजमेंट करते हैं तो आप उसके रजामंदी के साथ करें. A dying patient asks about who, what to expect. The nurse provide clear information, pain management, support for family and grief process. ये आपने सब क्लियर उसको बताना है. एडवांस डायरेक्टिव का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है और इसका रीजन क्या हो सकता है. अ टर्मिनल इल पेशेंट हैज लिविंग विल starting they do not wish to resuscitate during a cardiac arrest. A family member demand CPR. What should the nurse do? Begin CPR to honor family request. Contact the physician before taking action. Follow the living will and withhold CPR. Transfer responsibility to another nurse. तो इसमें आप लोग को तकरीबन क्लियर हो गया, इसका आंसर भी तकरीबन समझ आ गई होगी. ठीक है कि आपने टर्मिनल इल पेशेंट का लिविंग विल आपने देख लिया कि जहां पे लिखा था डू नॉट विश टू बी रिससिटेटेड. तो ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट फैमिली मेंबर डिमांड्स करते हैं सीपीआर का. आपने क्या करनी है, जहां पे पिछले एक सवाल आया था कि पेशेंट कुछ कहे और फैमिली कुछ कहे तो हमने किसका माननी है, तो हमने पेशेंट का माननी है. तो जब उन्होंने लिविंग विल में विश की है कि डू नॉट रिससिटेट, फिर आपने क्या करनी है, फॉलो द लिविंग विल एंड विदहोल्ड सीपीआर. इसका आपका आंसर सी. ठीक है, ये आंसर आप लोगों ने देख लिया था इसलिए मैंने ये बोल दिया. आगे आंसर आप लोग खुद बताएंगे. इन्फॉर्म कंसर्न के रिलेटेड क्वेश्चंस है. अ पेशेंट शेड्यूल फॉर सर्जरी डज नॉट अंडरस्टैंड द रिस्क एंड आस्क द नर्स टू एक्सप्लेन व्हाट शुड द नर्स डू. एक्सप्लेन द प्रोसीजर इन डिटेल आपने एक्सप्लेन करनी है, या आस्क द पेशेंट टू साइन द कंसर्न एनीवे. आपने उसको कहा चलो साइन कर लो, कोई मसला नहीं है, मैं देखूंगा उसके साथ. कॉल द सर्जन टू क्लेरिफाई द प्रोसीजर या कैंसिल द सर्जरी. इसमें ऑप्शन क्या आएगा, सी. सी ऑप्शन. सी. बिल्कुल हमने पढ़ लिया, क्योंकि हमने जब भी कोई पेशेंट की कोई डाउट होती है तो हमने किसको इन्फॉर्म करनी है, डॉक्टर, फिजिशियन. फिजिशियन को. ये आपके आंसर सी. इफ द प्रोवाइडर रिस्पांसिबिलिटी टू एक्सप्लेन प्रोसीजर द नर्स फैसिलिटेट द प्रोसेस. द प्रोवाइडर रिस्पांसिबिलिटी है, ठीक है, प्रोवाइडर मतलब फिजिशियन. अच्छा, अब आगे क्वेश्चंस है HIPAA के रिलेटेड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज HIPAA वायलेशन? डिस्कस अ पेशेंट डायग्नोसिस विद देयर असाइन्ड डॉक्टर. गिविंग टेस्ट रिजल्ट टू अ फैमिली मेंबर विदाउट पेशेंट consent, document a password protected electronic system, sharing lab reports with the medical team involved in care. इसमें क्या होगा, वायलेशन क्या है, क्या बी. बी. बी है. यस, बी. बी. साइमनाज क्या कहती है, आप क्या कहते हैं, बी है. बी. बी. हाँ अच्छा, कोई और किसी का और आंसर है तो बी के अलावा. सर मुझे दो सही लग रहे हैं इसके. अच्छा, किसी को अच्छा, फर्स्ट डिस्कसिंग द पेशेंट डायग्नोसिस विद द असाइन डॉक्टर के साथ वो डिस्कस कर सकती है, यस उस पेशेंट का जो असाइन यस यस डॉक्टर है. यस. एंड सेकंड वाला जो सी है, डॉक्यूमेंटिंग इज इन अ पासवर्ड प्रोटेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये मुझे सही नहीं, मुझे ये सही लग रहा है. सही होता है. सर तो डी है इसका आंसर, डी. शेयरिंग लैब. अच्छा, शेयरिंग लैब रिपोर्ट विद द मेडिकल टीम बी. इन्वॉल्व इन ठीक है केयर. इसका. नहीं तो आप सुनो ना, इन्वॉल्व इन केयर, अगर वो इन केयर में इन्वॉल्व है मेडिकल टीम, तो क्या वो रिपोर्ट शेयर नहीं कर सकते? राइट, बी है, बी. सर उनको शगुन, चेक करेंगे. सर बी, सर वॉयलेशन है तो ये बी होगा, क्योंकि हाँ वॉयलेट कर रहा है उसके लॉ को. ठीक है, तो इसका जो आंसर मतलब है वो पेशेंट बी. के कंसेंट के बगैर. हाँ, पेशेंट के कंसर्न के बगैर शेयर नहीं कर सकता, राइट. आपका आंसर बी है, डी नहीं है. डी इसलिए नहीं है, शेयरिंग लैब रिपोर्ट विद द मेडिकल टीम इन्वॉल्व इन केयर. आपने आपने पूरा समझ नहीं लिया ना सेंटेंस को. इन्वॉल्व इन केयर, जब केयर में इन्वॉल्व है तो आप उसके साथ शेयर करते. अगर इन्वॉल्व ना होता फिर गलत होता. तो पेशेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट नॉट बी शेयर विदाउट एक्सप्रेसिव कंसर्न. अच्छा, एथिकल प्रिंसिपल में क्वेश्चंस है. ये क्वेश्चन सिर्फ हमारे शगुफ्ता से होगी, ठीक है. A nurse gives pain medication as promised even when busy. The action demonstrates what? Justice, veracity, fidelity, autonomy. शगुफ्ता बता दे, बेशक गलत बता दे जो आपको लग रहा है. देखो, प्रॉमिस उसने हमने पढ़ा था, प्रॉमिस किस में आता है? आइडेलिटी में. हाँ, रुखसाना ने जवाब दिया, आप शगुफ्ता ने जवाब नहीं दिया. शगुफ्ता आपका आंसर कोई और हो तो बता दे, खैर कोई मसला नहीं है. This is not actual exam. This is the learning platform. You can do mistake. No matter. अच्छा, कोई और बता दे इसका आंसर, कोई और. ऑटोनॉमी, वेरासिटी, जस्टिस. सी है सर. सिर्फ फिडेलिटी. फिडेलिटी. सबका आंसर सी है.
यस यस सर। फिdelity involves keeping promise and remaining loyal. लॉयल अच्छा, आगे हमारे क्वेश्चंस है नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट के हवाले से। अभी हमने पढ़ा कि जिसका काम जो है वही करेगा। Which of the following action by a nurse could lead to disciplinary action under the Nurse Practice Act? Documenting after giving medication, delegating medication administration to UAP, unlicensed assisting person, जिसको हम नर्स असिस्टेंट कहते हैं पाकिस्तान में, monitoring patient after सर्जरी, एजुकेटिंग अ डायबिटीज पेशेंट ऑन डाइट। इसमें कौन सा जो है ना वो डिसिप्लिनरी एक्शन आएगा? साइमा बता दे, साइमा नास। डॉक्यूमेंटिंग हाँ, आफ्टर गिविंग मेडिकेशन। डॉक्यूमेंटिंग आफ्टर गिविंग मेडिकेशन, ये जो है ना ये आपने रिपोर्ट करनी है आपके टाइम में। सोच लो। सर इसमें डेलीगेटिंग मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन टू अनलाइसेंस्ड तो कर असिस्टेड सकते हैं, पर्सन, कर सकते हैं डेलीगेटिंग। वो नहीं कर सकते ना इसको, तो फिर ये तो नर्सिस का काम तो है। फिर आंसर कौन सा ठीक है बता दो। सर हाँ रुखसाना बता दो, रुखसाना क्या आंसर ठीक सर है? डी। सर इसमें ए जो है ना वो मुझे सही लग रहा है, क्योंकि देखें डॉक्यूमेंट आफ्टर गिविंग मेडिसिन, वो मेडिसिन देने के बाद उसे डॉक्यूमेंट कर दिया कि हाँ मैंने दी है। डेलीगेशन मेडिकल नहीं वो तो हम क्वेश्चंस अनलाइसेंस। मुझे ये बताए रुखसाना, क्वेश्चंस क्या पूछ रही है? व्हाट इज क्वेश्चंस? क्वेश्चन डिसिप्लिनरी एक्शन। डिसिप्लिनरी एक्शन लेनी है, कोई गलत हो रहा है तो डॉक्यूमेंटिंग आफ्टर गिविंग मेडिकेशन तो रॉन्ग नहीं है। हाँ 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 बी हाँ ठीक बी है फिर सर। भी उसने डेलीगेटिंग, मेहंदी लगानी देखो है, किसी और को नहीं देना, डेलीगेट, ये उसकी अपनी देखो डेलीगेशन है। डेलीगेशन मेडिसिन आप यूएपी को डेलीगेट नहीं कर सकते। मेडिसिन आप सिर्फ लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स को कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह आगे आप लोग पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। खैर यहाँ पे मैं आप लोग को कोई गलती नहीं करूंगा क्योंकि हमने डेलीगेशन पढ़ा नहीं है। जब हम आप लोग को डेलीगेशन पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आप क्लियर समझ सकते। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे मेडिकेशन जो है वो आप यूएपी को डेलीगेट नहीं कर सकते, सिर्फ एलपीएन को डेलीगेट कर सकते। यूएपी का काम मेडिसिन देना नहीं है। तो अगर किसी पेशेंट्स ने ऐसा डेलीगेट कर दिया तो यू शुड रिपोर्ट डिसिप्लिनरी टेक एक्शन। सॉरी, नहीं किसी और जगह। समझ आई ना? डेलीगेशन जो है ना वो आप यूएपी को डेलीगेट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर, ये इसका आंसर भी देखते हैं। इसका आंसर क्या है? बी, यूएपी आर नॉट लाइसेंस टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन। ठीक हो गया? साइमनाज क्लियर हो गया आपको? जी सर। अच्छा, प्रोफेशनल बाउंड्रीज क्या है इसके? विच सिचुएशन इज कंसिडर्ड अ बाउंड्री वायलेशन? रेफरिंग टू अ पेशेंट बाय देयर फर्स्ट नेम, accepting homemade cookies from a patient, sharing personal problem with a patient, sitting quietly with a patient during distress। बता इसमें कौन सा जो है ना बाउंड्री वायलेशन? डी सर बी। डी सर लग रहा है इसका आंसर। सारे क्वेश्चन देख लो तसल्ली से, डी जल्दबाजी और नहीं सी करनी। दोनों लग रहे हैं। बी नहीं नहीं, एंड सी डी बोथ। एंड सी, sitting quietly with a patient during distress, ये गलत है या दो सही? सर, बी बी और सी। डी एंड सी दो तो नहीं है ना, एक ही आंसर है। दो क्यों बता सी रहे? सी होगा फिर। शेयरिंग पर्सनल प्रॉब्लम विद अ पेशेंट सही होगा। अच्छा, एक्सेप्टिंग होममेड कुकीज फ्रॉम अ पेशेंट, सर ये भी तो हो सकता है ना। हम रेफरिंग टू पेशेंट से पेशेंट, कुछ भी नहीं ले सकते। यस। शेयरिंग पर्सनल प्रॉब्लम। सर ज्यादा मुझे बी ज्यादा सही लग रहा है। बी ज्यादा? ये बी। अच्छा, इसका आंसर देखते हैं। शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, सी। हाँ, शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन क्रॉसेस अ प्रोफेशनल बाउंड्रीज। प्रोफेशनल बाउंड्रीज का पूछा है आपने। कुकिंग, देखो यही तो मैं आपसे सुनना चाह रहा था। उन्होंने कुकिंग की बात की है लेकिन कुकिंग इज नॉट अ प्रोफेशनल बाउंड्रीज। प्रोफेशनल बाउंड्रीज इसमें आता है जो आप कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन हो या कोई ऐसी चीज हो जो आप उसके साथ शेयर ना करें। लेट सपोज वो आप सही कह रहे हैं कि हम कोई पेशेंट कोई खाना लेके घर से आपको दे रहे हैं कि आप ले ले, तो आप उसको नहीं ले सकते। लेकिन अगर हम पर्सनल प्रोफेशनल बाउंड्रीज में जाए तो शेयरिंग पर्सनल प्रॉब्लम्स विद द पेशेंट, दिस इज मोर एक्यूरेट आंसर।
अच्छा, डेलीगेशन की एक क्वेश्चन है। RN delegate vital signs to UAP. What should the RN do next? Assume the reading and correct, document UAP finding, reassess, interpret the finding, delegate the task again for confirmation. क्या करेंगे? Reassess and interpret the findings. सही बात है। तो सारा आप बता दें। तो साना बता दे। सर सी, मुझे भी सी लग रहा है, रीअसेस Sir, करेगी वो B, दोबारा दफा, because UAP can do डेलीगेट द vital टास्क अगेन। signs. आपको किसने बोला बी? Sir, I think इरम? इसका B है। Yes, sir, मैंने बोला B because UAP can do vital signs. अच्छा, तो इन है यहाँ कहते हैं डॉक्यूमेंट द यूएपी फाइंडिंग। क्या यूएपी डॉक्यूमेंट कर सकते हैं फाइंडिंग्स को? नहीं No. कर सकते। अच्छा, वो तो नहीं, नहीं वो तो कर सकते हैं, गलत ऐसा नहीं। व्हाट शुड द RN डू Sir, नेक्स्ट? यहाँ पे क्वेश्चन RN will document. सर तो यह इसका RN will मकसद, document. एक्सक्यूज मी, यह यस इसका यस। मकसद ये है ना कि यहाँ पर जो काम करेगा यूएपी तो बिल्कुल वाइटल ले सकते हैं लेकिन वो डॉक्यूमेंट नहीं कर सकता, तो एज एन आरएन का काम ये है कि उसकी जो वाइटल उसने ली है वो आरएन डॉक्यूमेंट कर ले। हाँ वो तो It's सही है, D. लेकिन देखो यहाँ पे कहते हैं डॉक्यूमेंट द यूएपी फाइंडिंग। यूएपी फाइंडिंग डॉक्यूमेंट कर सकते हैं RN, ये तो कर सकते हैं, ये तो सही है। व्हाट शुड द RN डू नेक्स्ट? RN क्या करेगा नेक्स्ट? रीअसेस, इंटरप्रेट द फाइंडिंग, या Yes, sir. या डेलीगेट द टास्क अगेन फॉर कंफर्मेशन? डेलीगेट द टास्क अगेन फॉर कंफर्मेशन ये तो सही नहीं है, एक दफा ऑलरेडी उन्होंने की है, तो आप फिर क्या डेलीगेट कर रहे हैं? आप रीअसेस करेंगे। Possible, sir, C. हाँ, Possibly C. रीअसेस द इंटरप्रेट द फाइंडिंग। The RN retain accountability and must interpret the result। ये हमने ऊपर ही पढ़ा था, मेरे ख्याल में यहाँ कहीं पे हमने पढ़ा था कि RN क्या करेगा? इंटरप्रेट करेगा, रीअसेस वो करेगा। डॉक्यूमेंट्स, ये यहाँ पे जो कह रहे हैं ना कि बी सही है, डॉक्यूमेंट्स द यूएपी फाइंडिंग, ये तो कर सकता है। आपने खुद ही बोला कि RN कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चंस भी RN क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट शुड द RN डू नेक्स्ट। आप लोग क्वेश्चंस को नहीं समझते। पहले हमने कल हमने यही क्लास ली थी कि हमने सबसे पहले क्वेश्चंस को समझना है। व्हाट इज द स्टेम ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज आस्किंग इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। व्हाट शुड द RN डू नेक्स्ट, आपने यही नहीं समझा कि RN क्या करेंगे। RN तो डॉक्यूमेंट कर सकते हैं यूएपी फाइंडिंग को। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैंडेटरी रिपोर्टिंग। जी मती भाई, एक चीज यहाँ ऐड करना चाहूंगा थोड़ी यस सी, यस यस। कि अगर अगर यूएपी ने अगर वाइटल्स लिए हैं, बेशक यूएपी ही ने ही उसको जो है डॉक्यूमेंट भी करना है, मगर नर्स ने उसको रीचेक और असेस करना है। ये नहीं कि दोबारा करके आओ फिर चेक करता हूँ। जो जो भी वाइटल साइंस की फाइंडिंग्स हैं उनको इंटरप्रेट करेगा और उनको रीअसेस करेगा, क्या वाकई ये पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक है या इसमें कोई हाँ डिस्क्रिपेंसी है। इसी तरह यस। से तो किसी भी दूसरे नर्स की या दूसरे स्टाफ की फिल की हुई सिरिंज से इंजेक्शन लगाना ये भी अलाउ नहीं है। जो इंजेक्शन आपने खुद फिल किया है आपने सिर्फ वही लगाना है। अगर किसी दूसरे ने फिल किया है तो आपको कहते हैं ये डाइक्लोफेनेक जाके लगा दें उस पेशेंट को, तो वो आपने नहीं लगाना। रिफ्यूज करने के सर सॉरी मैं नहीं लगा सकता क्योंकि ये मैंने फिल नहीं किया हुआ। यहीं पर किसी बच्चे का मेडिसिन से रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन था, शायद मैं भूल गया, मेरे जहन से निकल गया। तो बहरहाल ये इस तरह से इस चीज के बारे में ये रूल्स ही ध्यान में रखिएगा। दूसरा का फिल किया हुआ इंजेक्शन कभी मत लगाएं और डॉक्यूमेंट कभी किसी दूसरे के लिए मत करें। जिसने जो काम किया वो खुद अपनी डॉक्यूमेंटेशन करेगा। ये बिल्कुल, ये मैंने उसको पढ़ लिया था। अच्छा, अब लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अनर सस्पेक्ट एल्डर अब्यूज, व्हाट इज द करेक्ट एक्शन? डिस्कस कंसर्न विद फैमिली, या वेट फॉर मोर एविडेंस, या नोटिफाई एडल्ट प्रोटेक्टिव सर्विसेज, या आस्क द पेशेंट अबाउट द अब्यूज इन फ्रंट ऑफ फैमिली। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कौन C. बताए? Notify. C. हाँ हाँ Notify. सही, सी, सी। नोटिफाई एडल्ट प्रोटेक्टिव सर्विस। हाँ, डिस्कस कंसर्न विद फैमिली, ये तो जाहिर है अगर फैमिली भी इस पर तशद्दुद कर रहे हैं तो फैमिली को बताएंगे तो वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। या वेट फॉर मोर एविडेंस, तो मजीद अब्यूज का शिकार होगा। आज द पेशेंट अबाउट द अब्यूज इन फ्रंट ऑफ फैमिली, ये भी गलत है। तो नोटिफाई द एडल्ट प्रोटेक्टिव सर्विसेज, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन। अच्छा सर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन मती ये भाई, है। यस, मती भाई, एक क्वेश्चन है क्या? रियल एग्जाम में भी इस तरह के इजी इजी क्वेश्चन आएंगे? रियल एग्जाम में यही तो नहीं आ सकते, लेकिन इस तरह आएंगे। इस तरह आएंगे, ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल। रियल मजर ने एग्जाम में भी रियल एग्जाम में मजर भाई आपको बताया कि जिसने दिया एग्जाम, मैंने भी दिया, लेकिन चलो मजर एक एविडेंस है। ऐसे ही क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं और आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए
अगर आपका कॉन्सेप्ट जो है ना इन जो टर्मिनोलॉजीज के बारे में क्लियर है, तो फिर आपको प्रॉब्लम किसी भी किस्म का क्वेश्चन चाहे जैसा भी सिनेरियो वो दे दे, वो जो है वो आप कर लेंगे इंशाल्लाह। मतलब सिर्फ ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो हर चीज के बारे में, तो फिर इंशाल्लाह आप कर लेंगे। आप चाहे कोई सा भी क्वेश्चन, नॉर्मली डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करते, वो एक सिनेरियो बना के आपको दे दें कि एक पेशेंट है, उसको ये मेडिकेशन लेनी है, तो उसका यूं कॉन्सर्न लिया, इस तरह से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं उसमें। आपका कॉन्सेप्ट अगर सही होगा तो आप इंशाल्लाह हर चीज को कर लेंगे। और दूसरा, मेडिकेशन के बारे में पीछे किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया हुआ था, एक चीज मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा हाँ कि हाँ। जो भी मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा एनक्लेक्स में, वो आपको उसके जेनेरिक नेम से रिलेटेड मिलेगा। उसमें जेनेरिक नेम होगा, कभी भी वो यूज नहीं करते। ध्यान में रखिएगा कि आप ढूंढते रहे कि लैसिक्स मिलेगा, लैसिक्स नहीं मिलेगा, वहां फिरोसिमाइड लिखा हुआ फ्लोसीमाइड। आएगा। तो इस तरह के उनके नेम्स को जो ना आपको ध्यान में रखना है। पेनाडोल वहां नहीं लिखेंगे, वहां पर पैरासिटामोल लिखेंगे। इब्यूप्रोफेन लिखेंगे, ब्रोफेन लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये चीजें ध्यान में रखिएगा। मेन मेन ड्रग्स है वो इंशाल्लाह आपको करवाएंगे सारी की सारी, उनको आपने सिर्फ उनके जेनेरिक्स नेम फार्मूलाज को ध्यान में रखना है। अच्छा, second last question. Another failed to check the ID band before giving insulin, resulting in harm. This is example of veracity, negligence, डी सर। fidelity and autonomy. ये तो बस क्लियर है, आसान है, negligence है। नेग्लिजेंस, हाँ, लापरवाही ना। B is the correct answer. Last question. राइट। A nurse provides spiritual support to a dying patient. This reflects beneficence, non-beneficence, justice, veracity. नर्स प्रोवाइड्स बेनिफिसेंस, स्पिरिचुअल सपोर्ट टू डाइंग पेशेंट। ये तो बहुत आसान है, स्पिरिचुअल सपोर्ट दे रहे हैं टू डाइंग पेशेंट। बेनिफिसेंस, ये बेनिफिसेंस है ना, बस क्लियर है, ये तो बहुत आसान है। इसमें तो बेनिफिसेंस मींस एक्टिंग द पर्संस गुड्स, कंफर्ट एंड सपोर्ट। आप सपोर्ट दे रहे हैं, तो बस इसमें तो कुछ भी ऐसे नहीं है क्यों। अच्छा, अब वो लास्ट हमारे साथ एमसीक्यूज प्रेजेंटेशन है। मजहर भाई, आप अपना प्रेजेंटेशन कर ले, ठीक है। मजहर भाई आप हैं? जी मदिला भाई, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 पे, आप रीड भी कर ले और a nurse A nurse witnesses another nurse administering wrong medication to a client. What is the nurse's legal responsibility? उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक दूसरे स्टाफ को देखती है कि वो रॉन्ग मेडिकेशन दे रहा है। ए में है इग्नोर द इंसिडेंट अनलेस द क्लाइंट इज हार्म्ड। आप इग्नोर करें जब तक कि पेशेंट को कोई नुकसान नहीं होता, आप नहीं करें उसको। डॉक्यूमेंट द इंसिडेंट इन द नर्सेज ओन नोट्स, अपने नोट्स में लिख दें। कर कोई रहा है ये अपने नोट्स में लिख दें। रिपोर्ट द इंसिडेंट टू द नर्स मैनेजर, confront the nurse and advise them to report it. सी है सर इसका आंसर। रिपोर्ट द इंसिडेंट, It's a सी रिपोर्ट द इंसिडेंट्स टू द नर्स मैनेजर। ये ज्यादा लोगों का आंसर क्या जा रहा है इसमें? सी की तरफ जा रहे हैं लोग। यस सर। जी सर, सी। चले चले देखते हैं बेटा, इसका आंसर देखते हैं। आंसर डी है। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सी वाज द राइट आंसर। बाकी साइलेंट हो जाए प्लीज, अपना म्यूट कर ले। बाकी जब जब क्वेश्चंस के आंसर पूछेंगे तब बताना है, प्लीज साइलेंट हो जाए। यस सर, ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। A client with terminal cancer tells the nurse, I want to stop all treatment. What should the nurse do first? अब यहाँ ये प्रायोरिटी क्वेश्चन है जिसके लास्ट में लिखा हुआ फर्स्ट। हो सकता है कि चारों ही ऑप्शन ठीक हो, लेकिन नर्स ने फर्स्ट क्या करना है, सबसे पहले नर्स ने क्या काम करना है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, इसमें आंसर करें। Notify the healthcare provider immediately. Encourage the client to think about their family. Respect the client's autonomy and explore their wishes. Ask the family to convince the client otherwise. First A है, notify the healthcare provider. Respect the client autonomy. First will be C. Sir, it's C. Respect the client's autonomy and explore their wishes. And then उसके बाद वो इन्फॉर्म करेगी ना हेल्थ केयर ये वगैरह किस प्रोवाइडर्स को। रोजाना ये किस चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं? ऑटोनॉमी,
को शो कर रहे हैं या इसमें फिडिलिटी, किस चीज को शो कर रहे हैं? सर ऑटोनॉमी को, क्योंकि हाँ, हमने फर्स्ट प्रायोरिटी हमने क्लाइंट के ही डिसीजन को देनी है, क्योंकि क्लाइंट हैव राइट टू रिफ्यूज फ्रॉम मेडिसिन और ट्रीटमेंट। अच्छा आंसर शो कर ले उनको नजर भाई। सर जी ए जी, ए इसका होगा इसका सर। आंसर दिखाएं, आंसर The दिखाइए। correct answer C. The nurse must respect the client autonomy and explore the decision non-judgmentally before taking further फर्दर steps. स्टेप्स। इसके थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है नर्स ने कि आखिर वो क्या वो इसके लिए एग्री है या नहीं है। Question number 3 है बेटा, a nurse finds that a colleague is frequently charting medications administration before giving the medication. What should the nurse do? दवा देने से पहले उनके कोलीग हैं जो कि डॉक्यूमेंट कर देते हैं, तो नर्स को यहाँ पर क्या करना चाहिए? डिस्कस इट विद द कोलीग लेटर, कोलीग से बाद में डिस्कस करें। रिपोर्ट इट टू द नर्सिंग सुपरवाइजर इमीडिएटली, अभी फौरन से नर्सिंग सुपरवाइजर को बताएं। इग्नोर इट अनलेस अ पेशेंट कंप्लेन्स, जब तक कोई मरीज शिकायत ना करे उस वक्त तक आप इग्नोर करें। या फिर टेल द क्लाइंट नॉट टू एक्सेप्ट मेडिकेशन फ्रॉम दैट नर्स, कि इस नर्स से अब दवा नहीं लगवाना। ए ए बी सर, बी इज द राइट आंसर। रिपोर्ट इट द टू द नर्सिंग सुपरवाइजर इमीडिएटली। उसके बाद जो है यस ना, यही है, इग्नोर भी नहीं हम कर सकते और पेशेंट को भी नहीं बोल सकते कि आप मेडिकेशन ना लगवाएं, और उसे दूसरों के साथ बाद में डिस्कस भी नहीं कर सकते। बाकी किसी का कोई और ऑप्शन हो तो बता दें। पॉसिबल हो ए। बी बी सर बी। और रुखसाना टूबा टिक्सिंग वाला ये बताए आप किस तरह के डिस्कस विद कलीग लेटर। रचना बता दे जो आपके ज़हन में आ रहा है, कोई बात नहीं बता। सर ऐसे भी हो सकता है कि हम एक दूसरे को करेक्ट कर लें। डिस्कस इट विद द कोलीग्स लेटर। सर ने अभी एक हाँ बताया लेटर, था। सॉरी सर। मोस्टली हमारी प्रैक्टिस होती है, हम बाद में डिस्कस कर रहे थे, अरे उसने ये किया ये किया, लेकिन हमने यूएसए के अकॉर्डिंग वहां की मेंटालिटी हाँ, रख के सोचना है। आपने पाकिस्तान एक्स के वाले। अकॉर्डिंग ये काम नहीं होगा करनी, ठीक है। यस सर, ये सच्ची हाँ बात बताई थी कि हमने यही माइंड में पाकिस्तान रखा है टाइम कि हम उधर बैठे हैं। हाँ, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? बी। जी। Pre-charting medication usage is a legal violation and must be reported to prevent harm. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, a 60-year-old client is seeking treatment for a sexually transmitted disease STI and asks the nurse the parents not to be informed, कि उनके उसके पेरेंट्स को ना बताया जाए। नर्स से कहता है कि इसके पेरेंट्स को ना बताया जाए। व्हाट इज द बेस्ट नर्सिंग एक्शन? Inform the client's parents, respect the client's confidentiality, ask the healthcare provider to speak to the बी parents, ऑप्शन refuse to treat the client without सर बी। parents। सर, बी इज द राइट आंसर। हमने यस बट ही इज यहाँ अ पर भी minor ये कि हमने minor क्लाइंट he is a पास minor को he बी is a इज राइट। वो करना है, और वो फर्स्ट ऑफ ऑल 16 इयर्स का है। माइनर्स माइनर्स में है, लेकिन वो डिसीजन ले सकता है अपना, बता सकता है कि ये किया जाए ये Only ना किया जाए। sexually transmitted disease can be taken. सर जो भी सेक्सुअली है ना, जो 16 ईयर ओल्ड है, उनको कोई ऐसा मसला है तो वो अपना ले सकते हैं कंसेंट 16 ईयर के। बट ही इज माइनर। अगर मैं 16 रॉन्ग ईयर सर ओल्ड। और अगर मैं माइनर में रॉन्ग हूँ आ तो रहा है, प्लीज इसमें मुझे सी बता दें। भी आ सकता इवन है और बी भी, मैंने लेकिन साउंडर्स में पढ़ा था कि ये 16 ईयर के, और अगर इनको कोई ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो इसका वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रॉन्ग हूँ तो प्लीज तुम अगर इसमें इस तरह आप है कि बताओ। अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है ना, तो हमें कभी कभी इन्फॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ये डिजीज तो ट्रांसफर हो रही है। अगर हम उसकी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं करते तो शायद ये डिजीज और भी ट्रांसफर हो सकती है, तो उसके लिए कोई रुकावट हो सकती है। आई थिंक सो, मेरा ख्याल यही है। मर्जी भाई, सर मर्जी भाई मैं इसका आंसर बी दे। और आगे करो। सी दोनों में जाना हूँ, क्योंकि हमने पहले क्लाइंट की भी करनी है। बी, मैंने स्टेप से माइनर्स टू रिसीव, हमने स्टेट वाइज भी उसके जो है ना हाँ
लॉज को Yes. देखना है। Minister allow minor to receive ठीक है। treatment for STI without parental consent. Confidential is ethical application. सही हो गया आपका बी आंसर। रिस्पेक्ट द क्लाइंट 18 कॉन्फिडेंशियलिटी। साल से कम उम्र जो है वो माइनर्स कहलाते हैं। 18 साल जब एज हो जाएगी तो फिर वो एल्डर्स में इस्तेमाल हो जाते हैं, एडल्ट्स में। लेकिन यहाँ भी वो इसलिए कहते हैं कि मिनिस्टर एलो माइनर टू रिसीव ट्रीटमेंट फॉर स्टे विदाउट पेरेंटल कंसेंट। कन्फर्टेड इज एथिकल। यहाँ पे जो है ना स्टेट वाइज बात है इसलिए। अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। और ये जो है ना वो फिर इसको रिपोर्ट भी करना पड़ेगा, एसटीआईज को वहां पर रिपोर्ट भी किया जाता है। जी जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच सिचुएशन रिक्वायर्स द नर्स टू ब्रेक क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी, कि उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को नर्स जो है ब्रेक कर सकती है। ये वहां पर कौन सी कंडीशन है? द क्लाइंट हैज अ कंटेजियस डिजीज, उसको कोई कम्युनिकेबल डिजीज है। द क्लाइंट रिफ्यूजेस प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस, वो दवा से रिफ्यूज कर रहा है। द क्लाइंट वांट्स टू लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। द क्लाइंट एक्सप्रेसेस इंटेंट टू हार्म अनदर पर्सन। डी डी कहां पर वो इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच करेगा? डी 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 डी। आप देख लो बी और सी जो ए नहीं, भी हो सकता है। बी बी एंड सी तो चलो आप देखो एलिमिनेशन कर लो ना। आप लोग को मैंने कल स्ट्रेटेजीज जो बताई थी, आप लोग अच्छा स्ट्रेटेजीज कब अप्लाई क्वेश्चन करेंगे? द क्लाइंट रिफ्यूजेस प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, ये है नहीं है? द क्लाइंट वांट टू लीव नो अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ये कॉन्फिडेंशियल में है नहीं, ये उसका अटॉनमी है। यस ठीक है, ये दोनों अटॉनमी में आ गया। अब बी और सी एलिमिनेटेड हो गया। अब आपके पास ऑप्शन ए और डी है। द क्लाइंट हैज ए कंटिन्यूअस डिजीज, इसको कंटिन्यूअस डिजीज है, क्या हम इस कॉन्फिडेंशियल को ब्रेक कर सकते हैं? या द क्लाइंट एक्सप्रेस नो इंटेंट टू हार्म अनदर पर्सन। नो तो आप इस दोनों सर ए हाँ, ए भी हो सकता है। है ना, वो कम्युनिकेशन डिजीज है वो। ए सर हो डी आंसर। डी है सर, डी लग रहा है क्योंकि कंटेजियस डिजीजेस तो डिजीजेस होती हैं जैसी मर्जी हो, उसमें तो वो ए कॉन्फिडेंशियलिटी आंसर। ब्रेक नहीं कर सकती ना। तो डी समथिंग अनयूजुअल, कुछ आप कह सकते हैं कि एक डिफरेंट सिचुएशन है, तो इसमें वो कर सकती है उसकी एक्सप्रेस, आप उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक कर सकती है। डेंजरस सिचुएशन है ये एक। ए में हमने दूसरों को भी तो जो है ना वो बचाना है बीमारी से। सर ए और डी बेसिकली बोथ सिचुएशंस आर डेंजर, ठीक है, दोनों में ही है ए डेंजर। ए और देखें अगर कॉन्टेजियस है तो वो भी दूसरों को कम्युनिक हो जा सकती है ना। और अगर वो उसे दूसरों को कह रहा है मैं हार्म करूंगा सेकंड ए पर्सन को, तो ये भी है। लेकिन जो मुझे ए ज्यादा आंसर सही लग रहा है वो ए है। हाँ मजहर भाई आगे कर क्योंकि लो। माइट भी पेशेंट जो है ना वो थोड़ा साइकोलॉजिकली हो, तो जो है ना वो इस तरह से कह हाँ रहा हो जी कि मैं जी जी, मती तुमको भाई मैं नुकसान फिर पहुंचाऊंगा, ये है वो है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको नस्का। इसका डी है आंसर। इसको बैक करें, मती भाई बैक यस। कीजिएगा। इसमें जो है, इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है, कंटेजियस जरूर है वो, लेकिन वो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को हम जो है ब्रीच नहीं कर सकते। हम वो जो अथॉरिटीज हैं उनको रिपोर्ट भी करेंगे, लेकिन उसकी ब्रीच ऐसे नहीं करेंगे कि साथ वाले मरीज को बताएं, उसको बताएं, डॉक्टर को बताएं, दूसरे नर्स को बताएं कि इसको कंटेजियस डिजीज है। सिर्फ जो कंसर्निंग वहां पे डॉक्टर्स और नर्सेज हैं उन्हें इन्फॉर्म किया जाएगा ये कंटेजियस है, हर एक को नहीं इन्फॉर्म कर सकते। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर डी है, ये किसी की भी जान देने की कोशिश वो कर सकता है, या उसने अपनी ऐसी कोई इंटेंट शो की है, कोई इंटेंशन अपनी शो की है, तो वहां पर हम उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच करेंगे, उसको डॉक्यूमेंट भी करेंगे, डॉक्टर से डिस्कस भी करेंगे, अपनी टीम के दौरान बात भी करेंगे, और ताकि वो किसी की जान ना ले सके। ये ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर डी वाले। हाँ, क्योंकि आप कंटिन्यूअस डिजीज तो चलो फिर भी आप सेव कर सकते हैं, लेकिन जो किसी को नुकसान दे रहे हैं वो तो ज्यादा खतरनाक है। कंटिन्यूअस से कोई बंदा लगेगा या नहीं लगेगा चांसेस है, ये तो रिस्क है, लेकिन यहाँ पे तो ज्यादा नुकसान वाली बात है। टेन टू हाफ इनर पर्सन। हम कंटेजियस ठीक डिजीज है को सर। दूसरे अंदाज से डील करते हैं ना, उसमें तो कांटेक्ट प्रिकॉशन कर ली और एयरबोर्न कर ली, ड्रॉपलेट कर ली, वो सारी चीजें हम मेंटेन कर ही रहे होते हैं। इसके अलावा हर एक से नहीं कहते कि सब सब कुछ आके बताएं कि ये कंटेजियस है, कंटेजियस, हम उसको डॉक्यूमेंट करते हैं और मालूम हो जाता है। बी हमें जो है तो ना वो इसमें राइट आंसर। कंटिन्यूअस डिजीज में तो हम बिल्कुल फ्लैग भी लगाते हैं रूम के सामने, या इस तरह जो है ना इंडिकेट हो जाती है। जी जी, नेक्स्ट इसमें देखिएगा।
competent adult client refuses a blood transfusion due to religious belief, जैसे कि हमने देखा जोहावियन विटनेस वाले जो हैं वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करवाते. What is the nurse's best action? प्रायोरिटाइज करना चाह रहा है कि बेस्ट एक्शन क्या बी है. बी 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 Explain that the client transfusion is necessary and proceed. Notify the physician and respect the client's wishes. Obtain बी consent from the client's family. Refer the matter to the hospital's legal team. B is the right answer. consent सी सी Obtain consent from the client's family. सी No. सर B बी होगा. है. C वाले Sir, B C है. is right answer. हाँ बोलो B is right answer. यस आपने पहले सी बोले बस यार. अच्छा ये बोलो. बी एंड डी जना देखो ये भी नहीं है. ए वाला एक्सप्लेन दैट द ट्रांसफ्यूजन इज नेसेसरी, ये भी नहीं है. ये क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए. मैंने एक्सप्लेन भी किया बिल्कुल डिटेल से कि हमने पेशेंट की ऑटोनॉमी क्या होती है, व्हाट इज आप लोगों ने अभी तक ऑटोनॉमी नहीं सही से सर उसकी विशेस को बढ़िया रेस्पेक्ट उसकी करना है. विश को हमने प्रायोरिटाइज करना है. तो यही तो पेशेंट के यही जो यही उसको तो बता रहे हैं ना कि रिस्पेक्ट द क्लाइंट विशेस. तो बी इज द राइट आंसर. तो ये हाँ अगर हाँ हम बात हाँ. करें एंक्लेक्स की प्रिपरेशन की तो बी इज द करेक्ट आंसर. अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये जरूर हम फैमिली से कंसर्न लेंगे, फिर हम पकड़े जाएंगे कि भाई अपनी क्यों किया था, हमें बताया था कि एनक्लेक्स इज द एंक्लेक्स के बारे यूएस में बी इज एग्जाम. करेक्ट. बी इज सही करेक्ट. यस. हाँ बस अभी सही पॉइंट किया है. जी इसका आंसर देखते हैं. बी इज द राइट आंसर ऑफ कोर्स. कॉम्पिटेंट एडल्ट से क्या मुराद होती है कि जो मेंटली फिजिकली जो है इतने हाँ कॉम्पिटेंट हमने है, पढ़ा जिनका जीसीएस 15/15 का है, जो हर अपनी दाएं बाएं लोगों को पहचान सकते हैं, अपने बारे में डिसीजन ले सकते हैं, वो कॉम्पिटेंट है. हैव द लीगल एंड एथिकल राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट इवन इट इज लाइफ सेविंग. वो रिफ्यूज कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें किसी से बात करने की, लीगल टीम में जाने की, यहाँ वहां करने की जरूरत नहीं है. हम उसके डिसीजन एक्सप्लेन जरूर करेंगे, काउंसिल जरूर करेंगे, बताएंगे, लेकिन हम उसके रिलीजियस बिलीफ्स के अगेंस्ट जो है वो नहीं जा सकते. जी मती भाई नेक्स्ट. A nurse suspects that a home health client is being abused by a family member. What is the nurse's legal obligation? Confront the suspected abuser directly. Discuss suspicions with the client's neighbor. उसके पड़ोसियों से बात करें. Report the suspicion to adult protective services. Document the suspicion but take no further action. C is the right answer. द राइट आंसर. ज्यादा लोग सी की तरफ जा रहे हैं सी. क्योंकि जी सर वहां सी. पर ये सारी प्रोटेक्टिव सर्विसेज वगैरह का बहुत ज्यादा रोल होता है जो कि हमारे यहाँ नहीं मिलता. Confront the suspected abuser डायरेक्टली उससे बहस मुबाहिसा करें. क्या ये पॉसिबल है? No. नहीं हो सकता ऐसे. डिस्कस सस्पिशंस विद द क्लाइंट्स नेबर. उसके नेबर से डिस्कस हम नहीं कर सकते, कोई वो लॉजिक नहीं बनेगी. और रिपोर्ट द सस्पिशन टू एडल्ट प्रोटेक्टिव सर्विसेज. ये मैंने सर्विसेज जो है उनसे हम बात करें, या डॉक्यूमेंट करें और कोई एक्शन न ले, जैसे कि डी में कहा गया. तो ये तो मैंने पढ़ा भी था, उनको तो आना चाहिए इससे. डायरेक्ट सस्पिशियस सी इज द राइट सी. आंसर. सी इज करेक्ट सर. सी है. यस सी इज द राइट आंसर ऑफ कोर्स. यस पर सही है. ये उनको देखो आपने रिपोर्ट करनी है, ठीक है, सस्पेक्टेड पुलिस को, ठीक है, ये तो क्लियर है. इसमें तो मैंने कहा कोई डाउट वाला कोई सीन नहीं. ठीक है, तो थैंक यू सो मच मजहर भाई, आपने अपना पोर्शन भी कर लिया, मैंने भी कर लिया. आज बहुत डिटेल से अब हम गए, तकरीबन 1.5 घंटा हमने क्लास ली पूरा. तो आई होप कि